Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Hello? नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, बाजार में आई है बड़ी गिरावट, क्या आखिरी के घंटे में और गहराएगी गिरावट या निचले स्तरों से आ सकती है रिकवरी? निफ्टी के लिए क्या है अगला सपोर्ट, इस पर भी होगी विस्तार पूर्वक बातचीत। इस गिरावट में कहां पर गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए या अभी का मौका हर रिकवरी जो है वो कैश पर आने का एक मौका है, ताकि जो है सही मौके पर जो है पैसे लगाए जा सके। आईटी में आज रिकवरी देखने को मिल रही है, क्या करना चाहिए, पावर डिफेंस को लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर होगी डिटेल में बातचीत। लेकिन आप लोगों के जो भर भर के सवाल आ रहे हैं उसके भी उत्तर दिए जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, अब बाजार में जो है करीब 1.5% की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है और सुबह हमने जहां आपको छोड़ा था वहां से गिरावट और गिरा करके 22,905, जी हां, ये इस आज का इंट्राडे लो जो है वो देखने को मिला है। बैंक में जो है बड़ी गिरावट 2% के आसपास की, ऑटो इंडेक्स में जो एक रिकवरी देखने को मिली थी 2 दिन के अंदर, अब वहां पर 2.25% से ज़्यादा की गिरावट। मिड कैप और स्मॉल कैप में जो गिरावट गहरा रही है करीब 2.25% से ज़्यादा की गिरावट, उसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से जो है वो बियर के पक्ष में 2700 से ज़्यादा शेयर गिर के कामकाज कर रहे हैं। महज 550 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स लगातार कंसर्न बना हुआ है, 24 के पार निकल चुका है। रुपया जो है लगातार एक चिंता बना हुआ है और आज नया रिकॉर्ड लो देखने को मिल रहा है रुपए के अंदर, 94 के ऊपर रुपया ट्रेड करता हुआ। ब्रेंट क्रूड 107, 108 के आसपास बना हुआ है। बीच में एक रिकवरी जरूर देखने को मिली थी जब 100 के नीचे आया था, लेकिन फिर से ब्रेंट क्रूड जो है वो 100 के ऊपर, वो लगातार चिंताएं बढ़ाता हुआ। तो कमजोर रुपया, ब्रेंट क्रूड में बढ़त और रिकॉर्ड लो पे रुपया, ये तमाम चीज़ें जो है वो बाजार के लिए चिंताएं पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। 22,900, जी हाँ, 22,900 का जो है लेवल जो है बिल्कुल नज़दीक से टेस्ट करता हुआ 22,905 का लो बना है, लेकिन वहाँ से एक रिकवरी है। क्या यहाँ से एक बाउंस बैक की उम्मीदें कर सकते हैं या फिर नहीं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज की विशेष मेहमान वीएलए अंबाला जी जुड़ चुकी है। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले बाजार पे ही आपकी तुरंत प्रतिक्रिया चाहेंगे। 905 का लो, आखिरी के घंटे में और टूटेगा बाजार? हाँ जी, और गुड आफ्टरनून विपुल जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूअर्स। एंड लो अभी तक का तो 22,900 बन ही चुका है। 850 बोला था कि 22,850 इज द फर्स्ट टारगेट ऑफ द डे, आ जाएगा। 700 के लिए मुझे 850 पे मुझे डाउट नहीं है, डर है कि 22,700 ना आ जाए, क्योंकि अगर वो आता है तो अगला जो भाव है, मतलब फिर वो बीच में कहीं पर भी हम ये सोच के चले कि 22,500 पे रुकेगा ना, फिर वो 22,000 है, तो दैट्स व्हाट इट इज। तो अभी के लिए फिलहाल सिचुएशन खराब है। एंड विपुल जी, आपने ऑलरेडी उस चीज को शुरुआत में ही बोला कि घटता रुपया अगेंस्ट द यूएसडी बड़ी प्रॉब्लम कंडीशन है ये, और ये सबको दिख रहा है। अब ये बहुत ऑब्वियसली लोग इससे देख रहे हैं, वो डर जो आ रहा है ना, वो प्राइस करेंसी डेप्रिसिएशन, वो एक बड़ी खराब बात है जो हो रही है, एंड इट इज लाइकली आगे कंटिन्यू होगा ये और भी। तो कहीं से अभी कोई ऐसा सपोर्ट नहीं दिख रहा है जी। नहीं, मेरा सवाल अब ये था मैम, इस गिरावट में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या गिरावट में मौके तलाशने चाहिए अच्छे शेयरों को ढूंढने के, या जो बीच में जैसे बीच में 2 दिन की रैली रही, इस तरह के बाउंस बैक में एग्जिट स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए? आप सजेस्ट क्या कर रही हैं अपने क्लाइंट्स को और मतलब हमारे दर्शकों को, अभी क्या सजेस्ट करना चाहेंगी करंट लेवल पे? और करंट लेवल पर 2 कंडीशन है, देखिए विपुल जी, और बहुत क्लियर है। या तो आप पहली बार मार्केट में नया पैसा लगाना चाह रहे होंगे तो मेरे हिसाब से रुक जाओ, 22,000 आ ही जाने दो, आ ही जाने दो मतलब उसको। या फिर एक आप एक्सपीरियंस्ड है, ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस्ड है, तो आप इंडेक्स को ट्रैक करो अपने स्टॉक्स में पोजीशन बनाने के लिए, और बहुत ही डाइवर्सिफाइड बट नॉट ओवर, बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं, लेकिन क्वालिटी स्टॉक्स को 2 साल के प्रोस्पेक्ट से कम उठा सकते हैं। ये मार्केट वो वाली नहीं है मैं वो कि आप कुछ भी बाय करो चल जाएगा, अप ट्रेंड नहीं है, इट्स नॉट अ बुल रन। तो ऐसा कुछ खरीदिए जो कि आप खरीद के रख सके, और कोशिश करिएगा कि वेल डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो में हो। इंक्लूड करिए उसमें कुछ सेलेक्टिव बैंक्स, कुछ सेलेक्टिव फार्मा, कुछ सेलेक्टिव आईटी, सभी का थोड़ा थोड़ा पोर्शन रखो, ताकि जो भी एक मूवमेंट होती है उसका बेनिफिट आपको मिले। तो यही अप्रोच है जो आपको यहाँ पर रखनी चाहिए। बट क्या बहुत पैनिक करना चाहिए हमको?
22,000 तो आ रहा है, तो ये तो मैं कह सकती हूँ कि 22,000 आ रहा है, वहां तक का तो मुझे मतलब पता लग रहा है कि 22,000 इज ऑन द वे। इसके बाद का पैनिक होगा या नहीं होगा, पीपल जस्ट ऑल डिपेंड कि ये वॉर रुक रही है या नहीं, तो ये कंसर्न रहेगा मार्केट के लिए। तो डरने जैसा कुछ नहीं है। मैं इसको एक एग्जांपल से और समझा सकती हूँ, लेमैन की भाषा में एक एग्जांपल। जी। स्प्रिंग जितना आप जोर से प्रेस करते हैं उतनी जोर से दूर तक उछलती है वो। आपको और अगर स्प्रिंग मजबूत है तो ही वो उछलेगी। तो आपको यही चेक करना है कि जिन स्टॉक्स में आप हैं उसमें क्रैक्स तो नहीं है, वो स्प्रिंग में क्रैक नहीं होने चाहिए, वरना जब आप उसको प्रेस करोगे वो जी। टूट जाएगी। यानी आपका स्टॉक फंडामेंटली तो अच्छा होना ही चाहिए, ठीक। जो कि 2 साल में मर ना जाए। आपके पास आते हैं मैम एक से एक सवाल और लेने के लिए, उसके बाद से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं। इस बीच जरा विक्स देखिए, जरा 8.5% ऊपर, और अब ये 27 की तरफ बढ़ रहा है। ये एक बड़ी चिंता है, जिस तरीके से निफ्टी विक्स जो है वो लगातार तेजी के में बना हुआ है, तो ये एक बड़ी चिंता निकल के आ रहा है। और दूसरा बड़ा कंसर्न रुपये दिखा दीजिए एक बार। रुपए में जो है लगातार आप क्या ये 95 का लेवल भी तोड़ता हुआ दिखाई देगा? अभी हम देख रहे थे 94-68 तक के लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो रुपया जो है वो एक बड़ी चिंता ये जो है बन करके आता हुआ, ये देखिए किस तरीके से दबाव जो है वो लगातार रुपये के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार हम ब्रेकिंग भी दिखा रहे हैं आपको। तो ये 2 बड़ी चिंताएं बनी हुई है मैम, दोनों पे 30 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? रुपये अगले क्वार्टर्स में 2-6 महीने का अगर आप समय दे दें, मतलब 2 क्वार्टर्स का, और सिचुएशन अगर ऐसी ही रही तो 100 के पार है, और ये बहुत खराब बात होगी। और दूसरा, आपने निफ्टी को लेकर के बात की है, राइट? जी नहीं, मेरा विक्स को लेकर के, जिस निफ्टी विक्स जिस तरीके से तेज हो रहा है, और वो भी एक बड़ी चिंता बढ़ा रहा है बाजार के लिए। अब 26 क्रॉस कर चुका। जी यस, उससे तो आप बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन ले लीजिए कि मार्केट में वोलेटिलिटी है। कोई कुछ भी बोले, लेकिन जो इंडिया विक्स है वो एक्चुअल वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, जो सब चीजों को एडवांस में गेज करता है। तो फिलहाल के लिए मार्केट में कूल ऑफ होने जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। यानी हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले समय में इंडियन करेंसी और डिक्लाइन हो रही है, और आपका जो क्रूड है वो सस्ता नहीं हो रहा। क्रूड अभी सस्ता होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्रूड, रुपी और विक्स, ये तमाम चीज़ें मिलकर के चिंताएं जो हैं वो बाजार के लिए जो है बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल एंट्री लेवल को लेकर के हैं कि कहाँ एंट्री करनी चाहिए। गौरव त्यागी जी के प्रश्न के साथ जी कुछ कह रही हैं? क्रूड अप्रैल में एंट्री की जा सकती है। अभी 9,057 पर है क्रूड अप्रैल फ्यूचर। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, इंट्राडे का लो 8,800 का, एंड अपसाइड के लिए लगभग 9,240 पहला टारगेट, और फिर आप उसको 9,600 के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। पहला टारगेट मोस्ट लाइकली इंट्राडे में लग सकता है, दूसरे टारगेट के लिए स्विंग का व्यू लेकर के चलिए। तो जो ये बोला है कि क्रूड अभी सस्ता नहीं हो रहा है, उसका फायदा आप इस तरह से ले सकते हैं। क्रूड अप्रैल फ्यूचर प्लस करके लॉन्ग करके जाने की सलाह यहाँ पर निकल के आई है। क्रूड में और तेजी देखने को मिल सकती है। अभी की जो सिचुएशन जो है मिडिल ईस्ट के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है, इस वक्त जो है बाजार 20, 50, 100 और 200 डे EMA के नीचे जो है वो अब ट्रेड करता हुआ, RT को छोड़ करके सारे इंडाइसेस जो है वो लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये है कि आखिरी के 1 घंटे आधे घंटे जो रहेंगे वहाँ पे क्या जो है सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी। मैम, RIL में जो है जिस तरीके से आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जरा एक नज़र डालिए, फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। RIL में बड़ी तेज गिरावट देखने को मिल रही है, 4.25% नीचे। रिलायंस जैसे शेयर जब 4-5% टूटते हैं तो फिर चिंता बढ़ जाती है। RIL की इस गिरावट में क्या 1300 के आसपास, 1350 के आसपास फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश है, या और नीचे आने की आप वेट करेंगी? 1350 पे कैसा लग रहा है रिलायंस? और गिरने की एक क्षमता है विपुल जी इसकी, और मुझे लगता है कि ये 1250 आ रहा है। तो इसको आप ऐसे, मैं इसको जरूर समझाने देना चाहती हूँ, क्योंकि रिलायंस के बारे में हर कोई बात करता है और मोस्ट लाइकली हर किसी के पोर्टफोलियो में रह सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। तो आप लोग जस्ट एक चीज की इंश्योरेंस करिए अपने पोर्टफोलियो पर कि पोर्टफोलियो का वेटेज रिलायंस हो या कोई भी स्टॉक हो, अब यहाँ रिलायंस की बात करें तो उसी के संदर्भ में बात करेंगे। प्लीज इंश्योर दैट यू आर नॉट कीपिंग मोर देन 5% ऑफ रिलायंस इन योर पोर्टफोलियो। ये वेटेज मेंटेनेंस का काम आपको करना है। अब इस गिरते भाव में एवरेज करना है या नहीं, ये आपको अपने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है कितना उसके ऊपर डिपेंड करना है, उसके ऊपर डिसीजन लेना है। इन माय ओपिनियन, अगर नहीं है बिल्कुल तो जल्दबाजी मत करो, 1250 पर पहले लेवल की बाई करना और आ जाएगा। और अगर पहले से आ जाएगा, 22,000 निफ्टी आना है तो कौन लाएगा? जब बात यहाँ पर जी जी जी,
ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। ये जो है दबाव यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ये फिलहाल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के बात निकल के आई। चलिए एक एक करके मैम बहुत सारे सवाल हैं और शुरुआत करेंगे गौरव त्यागी जी के प्रश्न के साथ। इन्होंने सुबह भी सवाल भेजा था और इन्होंने एक साथ 3 सवाल पूछे हैं और तीनों के तीनों शेयर पावर से जुड़े हुए हैं। गौरव त्यागी जी के कह रहे हैं कि BHEL, PFC और टाटा पावर में एंट्री लेवल बता दीजिए। बहुत सारे लोग हैं मैम ऐसे जो कि एंट्री लेवल ढूंढ रहे हैं इस गिरावट में, क्या सलाह रहेगी? शुरुआत BHEL के साथ करना चाहेंगे और BHEL में अब 250 के आसपास धीरे धीरे करके पहुंचता हुआ ये शेयर 2% की आज तेजी है, 256 के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्रेशर देखने को मिला, 300 के आसपास से टूटा है। BHEL में क्या थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी के लिए ये लेवल सही है या 250 के नीचे बाय करेंगे? अभी आपका व्यू BHEL पे क्या है? करंट सिचुएशंस नॉट टू बाय है, जो है उनके लिए स्टॉप लॉस 250 का आप रख लो, ताकि अगर वो ब्रीच हो तो बाय सिस्टम आपकी पोजीशन आपकी कट जाए, नहीं तो आप लटक जाएंगे। मैं बहुत क्लियर बोल रही हूँ ये बात। और रही बात कि हमको दोबारा बाय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल जी, लेकिन सस्ते में, ताकि होल्ड किया जा सके स्टॉक को। और वो सस्ता भाव इन माय ओपिनियन 220-30 है, तो कहीं ना कहीं अभी भी इसमें डिस्काउंट आना है। और मेरी आदत नहीं है एक्चुअली, मैं महंगा खरीदने में स्टॉक्स में इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ। छूट जाए आई एम ओके, लेकिन आई एम नॉट सो कंफर्टेबल कि हम उसको चीज को महंगा खरीदे। और मुझे फिलहाल महंगा ये इसलिए नहीं लग रहा कि स्टॉक में दम नहीं है, सेक्टर में ब्रॉडर मार्केट में प्रेशर है, उसके साथ ये भी चलेगा थोड़ा नीचे की तरफ। सो विद दैट व्यू 250 का ट्रेलिंग मेंटेन करिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी बाइंग किसी भी भाव की हो, और 230 और 20 को आने दीजिए, तब आप दोबारा एक बार रिव्यू करवा लीजिए कि यहाँ खरीद ले क्या। वैसे भी महिलाएं मैम जो है ना वो थोड़ा सा महंगा कम ही खरीदती हैं और बार्गेनिंग पावर उनकी जो है, ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है, उनकी जो है पुरुषों से बहुत ज्यादा अच्छी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू। तो देखिए ONGC सुबह बात कर रहे थे 281 आ गया, बट जहां जहां पर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे भी, तो मैं जब बोल रही हूँ कि बाय करो तो मुझे भी तो कन्विक्शन होना चाहिए ना बाय और सेल वाले डिसीजन पे। तो ONGC चल लग सकता है, ये अच्छा काउंटर लग रहा है क्योंकि है उसकी सिचुएशन फिलहाल के लिए, बट ये काउंटर्स आपका पूरा सेक्टर ही बता रहा है कि वहां पे गिरावट हो सकती है। ONGC खरीद सकते हैं अभी भी या नहीं? हाँ अभी फिर से थोड़ा महंगा हो गया ना सुबह से अभी तक, बट स्टिल 260 का ही स्टॉप लॉस है, बट आपका 290 का टारगेट है। मैनेज नहीं होगा, रिस्क रिवॉर्ड 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, 10 का टारगेट है। टारगेट आप चाहे तो थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश 295 कर सकते हैं, 310 कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस फिर भी 260 का ही होगा, इससे कम में बात बन नहीं पाएगी। सो एक्सपोजर कम कर लीजिए, ONGC में टारगेट पॉसिबल है, एक्सपोजर कम कर लीजिए, लेकिन एक्सपोजर कम करिए। इस बीच अभी हमारे साथ 1100 लोग थे, अभी भी करीब 1150 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया और आप सभी से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, जितना ज़्यादा हो सके इस कार्यक्रम को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे लगाइए लिंक को, और ट्विटर पे शेयर कीजिए, और जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं आप लोग उसे शेयर कीजिए, और हो सके अपने ऑफिस के कलीग्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लिंक को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की गिरावट में सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट को सुन सकें और सही राय जो है वो फॉलो कर सकें। चलिए इस बीच मैम, तो जो गौरव जी का सवाल था उसमें दो शेयर रह गए। पहला दूसरा जो है PFC ले लेते हैं। PFC और टाटा पावर में भी एंट्री लेवल जरा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज इसको लेकर के आ रही है। PFC पे पहले लोअर लेवल से रिकवरी आज इंट्राडे में अच्छी देखने को मिली है, आधे % के आसपास की गिरावट अब देखने को मिल रही है। 400 के ऊपर फिर से PFC कैसा लग रहा है आपको? जो है वो बने रह सकते हैं, नए बाय के लिए कंफर्टेबल प्राइस नहीं है। एंड कोइंसिडेंस है कि PFC हुआ, टाटा पावर हुआ, दोनों में ही बाइंग की जो रेंज बन रही है फ्रेश बाइंग की, वो 360 के आसपास आ रही है। तो इसीलिए थोड़ा सा रुक जाइए। PFC अगेन रिबाय करना है तो 360 पर, स्टॉप लॉस रहेगा 310 का, और टारगेट फिर वही 425 से लेकर के लगभग 470 के। एंड सो विद टाटा पावर, क्योंकि वो भी आपने पूछा था, 360 के आसपास ही बाय लेना है, उससे पहले नहीं, महंगे सौदे हो जाएंगे नहीं तो। क्योंकि एनर्जी सेक्टर अगर आप देखोगे ओवरऑल तो थोड़ा सा डिमांड कर रहा है, टाइम बाय बोलो या प्रॉफिट बुकिंग बोलो, तो उसके चलते स्टॉक थोड़े से डिस्काउंट में आ जाएंगे और वहीं बाय करना है फिर। तो ये दोनों ही शेयरों को अगर खरीदना हो तो 360 के आसपास खरीदे, है ना मैम? हाँ जी, हाँ जी। और दोनों में टारगेट क्या रहेंगे जी? टाटा पावर में टारगेट क्या बताया आपने? अलग अलग है, दोनों के टारगेट्स अलग है। टाटा पावर में जो टारगेट है वो आपका लगभग 405 का पहला टारगेट आपको देखना चाहिए, और दूसरा टारगेट टाटा पावर में 430 का कंसिडरिंग करंट सिचुएशंस, और दूसरा PFC
आप हाई बीटा है, ज्यादा चलता है, तो वहां पर आपके टारगेट एक्सपेक्टेशन पहली होनी चाहिए 430 की, एंड दूसरा इज लाइक 470। और स्टॉप लॉस पीएफसी का थोड़ा बड़ा रहेगा। दोनों के नेचर अलग है विपुल जी। तो इसमें जो स्टॉप लॉस आपको रखना है, इसमें 315 का रखे तो चल जाएगा पीएफसी में, और टाटा पावर में आपका स्टॉप लॉस ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, 330 का रखा तो चल जाएगा। तो थोड़ा सा 22 ले, हाँ, नेचर अलग है दोनों स्टॉक्स का। चलिए, तो अभी थोड़ा इंतजार करना है। करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह यहाँ पर नहीं है, नीचे आने पर ही खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अशोक लेलैंड पे जरा बातचीत करना चाहेंगे। हमारे APG2 इंटरटेनमेंट के नाम से हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने कि सवाल भेजा है और ये कह रहे हैं कि 160 पे 200 शेयर लिए हुए हैं, क्या कर सकते हैं, क्या होल्ड कर सकते हैं 1 साल तक? अच्छा मैम, अभी भी प्रॉफिट में है, 4 रुपये इनके बन ही रहे हैं। नहीं, अच्छा 160, 4 रुपये इनके बन रहे हैं, 1 साल का नज़रिया है। अब जो लोग लॉन्ग टर्म का निवेशक हैं उनको भी क्या अपनी जो है स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव करना चाहिए, और क्या एग्जिट रूट लेना चाहिए, फिर नीचे आए फिर खरीदना चाहिए, या फिर उन्होंने तो सोच के ही लिया था कि साल 1.5 साल बैठे रहेंगे, अब 1 साल पे के लिए ये बैठे हुए हैं 160 पे, अशोक लेलैंड पे? आप भी इनको क्या सलाह देंगे आप? एक बहुत ही अनबायस्ड व्यू तो सिर्फ इतना ही है, आज जो है उसको ले लो, जो प्रॉफिट है चाहे थोड़ा ही सही, और दोबारा एंट्री बनाइएगा सेम कन्विक्शन के साथ में, लेकिन सस्ते भाव पर। 140 के पास, 145 के पास री एंट्री, सेम यूनिट्स आप कर सकते हो, सेम क्वांटिटी। बट अभी के लिए वीक है विपुल जी, और आ जाएगा, मतलब 140 145 आ जाएगा। मेरे पास रेफरेंस बहुत सारे हैं, समय नहीं है। HAL का एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जिसमें कोई भी नहीं मान रहा था कि HAL 3,500 के आसपास आएगा। सो मैं कोई भी नहीं मान रहा था, मतलब मैंने इसलिए बात बोली कि HAL जैसे काउंटर भी गिरते हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी फिलहाल आप इसमें थोड़ा डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेट इट कम टू दी योर भाव, दोबारा एंट्री बना सकते हैं। और रही बात ये 1-1.5 साल के नजरिए पर आपको होल्ड क्यों ये निकालना चाहिए, क्योंकि 10% डिक्लाइन फ्रॉम करंट प्राइस है। सो उस एस्पेक्ट से आप चाहें तो एग्जिट कर लीजिए, दोबारा एंट्री बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है अशोक लेलैंड को लेकर के। एक बार के लिए निकल जाइए, फिर दोबारा एंट्री बना लीजिएगा, ये बात। ओह, हालांकि बहुत लोग मुझे एक एग्जांपल याद आया विपुल जी, बीच में ना डिफेंस एक दिन चला था पिछले हफ्ते, तो एक क्वेरी आई थी फिर किसी की कि मैडम आपने डेटा पैटर्न से निकलने के लिए बोल दिया था और मेरा 5% का नुकसान हुआ, 4.5-5% का। मुझे भी लगा कि हो सकता है मैं गलत हूँ मेरे एनालिसिस, तो मैंने उनको बोला था ठीक है आप दोबारा एंट्री बना लीजिए, लेकिन कोशिश यही करेगा कि यही 5% के जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, दैट शुड बी अ स्टॉप लॉस। तो कहने का मतलब ये है, अभी तक वो ब्रीच नहीं हुई है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वीक है काउंटर, बस इतना ही बोल रही हूँ कि जहां पर इंपल्सिव बाय से बचो, बस उतना ही। आप कितने भी ठीक क्यों ना हो, जब प्राइस करेक्शन आता है टाइम करेक्शन के टाइम पर, जब प्राइस करेक्शन आता है, जब टाइम करेक्शन के टाइम पर, तो वो चीजें प्रोलॉन्ग हो जाती है, और जो ना गिरने वाले भी स्टॉक्स है वो भी गिरते हैं। तो ये कुछ वैसे ही बंच है, ये स्टॉक्स जो है ना, डिफेंस के हो गए, सम गुड पावर कंजप्शन वाले स्टॉक्स हो गए, वे वैसे ही है कि उनकी जरूरत नहीं है गिरने की, दे हैव वेरी गुड ऑर्डर बुक्स, लेकिन समय भी अच्छा है उनका, बट ये टाइम करेक्शन है, प्राइस करेक्शन को जो एक्सपीरियंस करवा रहा है। ठीक। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए, अगर आज के बाज़ार में हम अगर 23,000 के ऊपर क्लोज होते हैं, अगर, मैं सब हाइपोथेटिकल सवाल है, तो क्या इसे एक सकारात्मक संकेत मानेंगी, या तब भी आप 22,000 का ही वेट करेंगी? नहीं, ये सकारात्मक नहीं है, सेल ऑन राइज ही रहेगा फिर भी, और क्लियर व्यू है इसमें। आपको कई बार क्या होता है, जो एट ए ग्लेंस आपको एक बार में जो चीज दिखती है ना, वही सच होता है। आपके ब्रेन ने आपको अनुभव से एक बार जो दिखाया वो सच है, फिर जब आप उसको बार बार देखने की कोशिश करते हैं, फिर ब्रेन आपको वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। मैं बहुत क्लियर हूँ इस व्यू पर कि ऊपर अगर गया भी तो वो सेल ऑन राइज का व्यू होगा। मैं कोई बाय ऑन डिप का ट्रेड अभी नहीं ढूंढ रही हूँ मार्केट में, जहां मौका मिले ट्रेड सेल का ढूंढ सकते हैं, और सेलिंग के लिए भी मुझे भाव नहीं मिल पा रहा है। मैं सेलिंग करना चाहती हूँ कि एक बार ऊपर का भाव किसी तरह से आ जाए, आ नहीं रहा है। अगर आ जाए किसी तरह से 23,500-600 की रेंज में, तो बेचेंगे हम वहां पर, लेकिन आ नहीं रहा है, तो आ नहीं रहा है इसलिए बेच नहीं रहा, बस इतना ही है। बस इतना ही है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशीष चक्रवर्ती जी ने भी 2-3 सवाल एक साथ भेजे हैं, लेकिन वही है कि मतलब सबके तो एक साथ सारे सवाल नहीं ले सकते, लेकिन चूंकि इनकी एक जो थीम है कैपिटल मार्केट वाली, और तीनों शेयर पे हम जरा बातचीत कर लेते हैं। BSE इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन BSE हम ऐड कर लेते हैं, बाकी CDSL और MCX पे बात कर लेते हैं।
कह रहे हैं कि ये इनका भी नज़रिया वही है। इज़ इट गुड टू बाई? HDFC बैंक पे इन्होंने सवाल किया है, CDSL MCX। HDFC बैंक पे आगे बात करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन बात करेंगे जरा BSE को लेकर के। पहले 2828 का लेवल 2-2.25% टूटा है, लेकिन लोअर लेवल से आज इंट्राडे में थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। तो पहले तो BSE पे किस लेवल पे आप कंफर्टेबल होंगी, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है बाजार टूट रहा है, तो भाई अच्छे शेयरों को चुनने की बात भी कही जा रही है अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है। तो क्या BSE पे कौन से लेवल पे आप कंफर्टेबल होंगी? उसके बाद MCX पे बात करेंगे, फिर CDSL पे। पहले BSE। ठीक है, MCX पे नहीं करेंगे, मैंने उसमें ट्रेड एक्टिविटी कर रखी है। अच्छा, तो ठीक है। इसीलिए जी BSE पर एक नजरिया मैं जरूर रख सकती हूँ। अगर आप आज खरीद के 5 साल रखना चाहते हो तो कोई बुराई आज के भाव पे भी नहीं है, लेकिन अगर आप आज खरीद के 3 महीने बाद वापस से रिव्यू करना चाहते हो तो भाव में बुराई है, क्योंकि आपको पॉसिबली 12% का डिप एनीवेज ये डरा के रखेगा कि 10-12% कभी भी गिर सकता है। इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड एंड फाइनेंशियली ऑल्सो, कि आप 12% का मतलब होता है 2500 या 2400 की रेंज पर जब ये आएगा करंट प्राइस से, तो वहां कुछ ऐड कर सकते हो आप। अगर आपकी ये तैयारी है तो आज खरीदो, ये अच्छा काउंटर है जो कि आपको खरीद के पोर्टफोलियो में रखने सजाने लायक है। वैसे ही दम है इसके बिजनेस में। तो व्यू क्लियर है। देखिए, व्यू में अगर आपका अब जिस एंगल पर आप फिट बैठते हो उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। रही बात पॉसिबली टारगेट, चाहे आप स्विंग के हिसाब से देख रहे हो या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो स्विंग के हिसाब से मिनिमम टारगेट 3200 का लगता है विपुल जी, जो आ जाएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगता कि आपको 4000 से पहले आप बाय कर रहे हो और होल्ड कर रहे हो और 4000 से पहले बेचना चाहिए। दैट्स नॉट माय ओपिनियन। ट्राई टू बाय एंड होल्ड, अगर आपका अगर आपका रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ कर दे। और एक और सलाह यही है, आज बाय करो, कुछ तो करिए, ताकि आप, मतलब मेरे पास नहीं है लेकिन आप कुछ बाय करके चले, ताकि आपके रडार पर रहे ये स्टॉक। ऑफ साइट होने से फिर ये मिस हो सकता है, और दोबारा ये जब 2500 या 2400 पर आए वहां पर ऐड करिएगा, और वहां से आप अपनी जर्नी को 1 साल काउंट करिए। 1 साल में 4000 का भाव लगता है जब एक बार 2500 आ जाए। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि क्या आ ही जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। जहां पर लगता है मुझे कि आ ही जाएगा तो मैं बोलती हूँ कि हाँ ये आ जाएगा, वेट कर लो, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, कंसोलिडेशन फेज में है, वैल्यूएशन इसमें अच्छी खासी दिखती है लोगों को, और धीरे से अभी NSE की भी बातें हो रही है, तो दोनों की वैल्यूएशन कंपैरिजन की जब बातचीत आने लगेंगी NSE BSE की, तो उस समय इसको जो ऑलरेडी लिस्टेड स्टॉक है उसको वेटेज मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो वो वाला जो थीम है, जो एक वो जो एक पॉइंट है, उसके चलते हो सकता है ना आए, तो इसके लिए आप तैयारी उस हिसाब से करिए जी। चलिए मैम, ये तो बात हो गई BSE की लोग लेकर के। CDSL पे भी बात कर लेते, और MCX पे आप नहीं बोल सकती ना, ये कहा आपने? आज नहीं। हाँ, अभी मैं ट्रेड, कोई बात नहीं है। CDSL पे जरा बातचीत करना चाहेंगे। CDSL भी एक ऐसा काउंटर है जो कि मतलब बाजार की रिकवरी पे तेज चलता भी है, और काफ़ी अब हाई बीटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कहाँ पे कंफर्टेबल होंगी आप, और जिनके पास है वो कहाँ, क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखें अपना? आज 2.5% टूटा हुआ है, क्या व्यू रहेगा अभी? बीते एक महीने में अगर हम जी करीब 6-7% करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी जी। तो देखिए, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनके लिए तो बहुत क्लियर स्टॉप लॉस प्राइस ने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, 1120, यानी 1120 का SL मेंटेन करिए और पोजीशन होल्ड करिए। जब तक ये लेवल बचा हुआ है आप भी अपनी पोजीशन को रख सकते हैं। अगर जिस दिन ये ब्रीच हो जाए फिर मुड़ के देखना नहीं, प्राइस अलर्ट लगा के रखिएगा, फिर उस दौरान के लिए जिस दिन 990 आए उस दिन बाय कर सकते हैं, और सेम एक्सपोजर जो भी आपने रखा हुआ है उसके लिए। और रही बात की पॉसिबली टारगेट, आपका स्टॉप लॉस अगर ब्रीच नहीं हुआ या फिर आप 990 की एंट्री आपको मिल जाती है, बोथ द केसेस 1300 से लेकर के लगभग 1500 के टारगेट है। और ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरी वाले स्टॉक्स है, इसमें ट्रेड के लिए ट्रेनिंग कर लेना चाहिए, सब बेटर यही होता है जी। ये बात CDSL को लेकर के निकल के आई है, और 1300 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग इसी तरीके से अपना कॉन्फिडेंस, अपना प्रेम जो है वो बढ़ाते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए कार्यक्रम में। मैम, मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आप लोग इस लाइव को शेयर करिए, क्योंकि सेबी के बहुत सारे इसके बाद भी कि नॉन रजिस्टर्ड लोग लाइव नहीं कर सकते, लाइव प्राइस पे बात नहीं कर सकते। स्टिल अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो कुछ आपको लाइव ट्रेडिंग वाले लोग मिल जाएंगे नॉन रजिस्टर्ड। कुछ नहीं मैम, बहुत ज्यादा संख्या में, बहुत ज्यादा। हाँ। तो हो सके तो उनको भी बचाइए और खुद भी बचिए, क्योंकि नेकी कर दरिया में डाल होता है ना, तो किसी को अगर आप बचा लेंगे तो हो सकता है ईश्वर आपके खाते में उसको पुण्य काउंट कर ले। बहुत शानदार। ये जो है बड़ी मतलब जो है 2-3 चैनल खोलने पड़ेंगे, 2-3 चैनल खोलने पड़ेंगे, तो सबके लिए समय निर्धारित करना पड़ेगा। बहुत शानदार मैम। चलिए इस बीच आज के इस मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी है, रिस्क कम लेना, मतलब एक्सपोजर लिमिटेड ही रखना, सम्मान कैपिटल।
वाह। वैसे तो पिछली बार भी रेकमेंड किया ही था संदीप जी, बिल्कुल। जब 152 आया था, पर उस दिन टूट गया था, काफी लोगों के बाद में भी सवाल आया था जी। एग्जैक्टली लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, तो बचा हुआ है अभी भी। तो यहाँ पर आप जो स्टॉप अभी 150 पर है, पहली बाइंग मेरे ख्याल से 152 की थी, 151 वगैरह की होगी, अभी 150.30 पर चल रहा है। यहाँ पर आप एक मतलब एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से देखना है इसको, 160 175 बस। लेकिन स्टॉप लॉस भी हिट होने की प्रोबेबिलिटी है अगर मार्केट और वीकनेस में कंटिन्यू करती है तो 140 का स्टॉप लॉस रख के 160 175 के टारगेट का वेट कर सकते हैं। थोड़ा सा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड मेरे ख्याल से बन ही जाएगा। चलिए, तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल के आई है, स्विंग ट्रेड। वाह, ये देखिए प्रोड्यूसर साहब एकदम तूफानी रफ्तार में है, बोला नहीं कि तुरंत टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों स्क्रीन पर आ गए हैं। 10 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर 10 रुपए ऊपर पहला टारगेट, 15 रुपए ऊपर जो है यहाँ पे जो है 25 रुपए ऊपर, माफ कीजिएगा, दूसरा टारगेट। तो 160 175 160 175 दो टारगेट निकल के आए हैं। जिन लोगों के पास पुरानी पोजीशन है, जो सवाल आ रहे थे, तो अभी आपका स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर हुआ है तो अभी बने रहिए, ये राय है। और स्टॉप लॉस वही लोग इस समय बाजार में खरीदारी करें जो स्टॉप लॉस दिया जा रहा है वो उस नुकसान के लिए तैयार हों। उसके बाद आप आकर के ट्रोल मत करने लगिएगा। तो ये आपके लिए सलाह यहाँ पर देकर निकल के आई है कि स्टॉप लॉस इसीलिए दिया गया कि भाई अभी गिरावट अगर बढ़ गई तो फिर आप कहेंगे आपने इस लेवल पे दिया था। स्टॉप लॉस भी उन्होंने ही दिया जिन्होंने टारगेट दिया है। तो 140 का स्टॉप लॉस लगा करके अभी 150-43 का भाव देखने को मिल रहा है, 2.5% की मजबूती है। और अभी यहाँ से अगर और तेजी बढ़ती है या फिर तेज गिरावट आएगी तो भी हम स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। टारगेट का ध्यान रखें 160 175, स्टॉप लॉस 140 140 रुपए का। और अभी जो है दूसरा शेयर आप दिखा रहे थे स्क्रीन पर, जरा एक बार दिखा दीजिए, टाटा पावर था शायद, तो वो भी दिखा दीजिए एक बार। यहाँ पर जो है थोड़ा सा 405 तक के टारगेट मैम ने दिए थे, 330, लेकिन वो 360 पे खरीदना है, अभी खरीदना के लिए सलाह नहीं बोली गई, 360 के आसपास बोला गया, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये बात यहाँ पर सम्मान कैपिटल को सम्मान देते हुए अंबाला जी यहाँ पर नजर आ रही हैं। और चलिए, मुनाफे का सम्मान मिलेगा आपको यहाँ पर। इस बीच ट्रेन रेंज जी की टिप्पणी आई है। ट्रेन रेंज जी कह रहे हैं अंबाला मैम निफ्टी 22,000, रिलायंस नहीं रचित सर लेकर के आएंगे। ये बात, ये सब जो है गोल्डन हेयर वाला बाबा मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का गेम है। वही मार्केट के 10th प्लैनेट में बैठे हुए हैं जिसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ओहो, ये बात यहाँ पर ट्रेन रेंज जी की तरफ से आई हुई है कि भाई साहब रचित जी हैं नहीं, लेकिन रचित जी की मतलब जो लालटाई ने अपनी लोकप्रियता बहुत संसद में भी रूल है कि जो नहीं है इंसान उसके विषय पर बात न की जाए। यहाँ देखिए लोग कह रहे हैं, यहाँ पर भी तो थोड़े रूल बना लो, क्या ही कहा जाए। इस बीच समीर कुमार पॉल जी की टिप्पणी आ गई मैम। गेल को लेकर के सुबह हम लोगों ने बातचीत की थी, कह रहे 160 के रेट पर 400 शेयर हैं और अभी क्या करना चाहिए, गेल पर बात करना चाह रहे हैं। गेल मैम आप पॉजिटिव थे शायद, अब इनकी अभी क्या करें, लेकिन इनकी बाइंग अपने सेकंड टारगेट के भी ऊपर की है। तो इनको क्या करें भाई साहब, ये मतलब बने रहे या फिर एक बार करें? नहीं रह जाइए, अभी तो इसमें एक अपसाइड मूवमेंट आ सकता है और वो स्विंग ट्रेड ही होगा, तो आप उसमें निकल जरूर जाना। सो डोंट एक्सपेक्ट कि ये पूरा का पूरा रिकवरी आज मतलब अभी शॉर्ट टर्म में कर जाएगा, वैसी प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन एक डिस्काउंट बाइंग की वजह से अपसाइड आ जाएगा, उसको आप एनकैश कर लो और निकलने के लिए प्रॉफिट के हिसाब से ले। तो अभी चल रहा है 138 पर, बाय है 127 का मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस दिया, नहीं 125 दिया था कि 127, 125 है, 125 का स्टॉप लॉस है, 145 और 158 के टारगेट्स है, उसके लिए आप इसको होल्ड करके जा सकते हो। तो पूरा का पूरा रिकवरी की एक्सपेक्टेशन नहीं है मैं देख रही हूँ, लेकिन नजदीक आपके प्राइस के 160 के आसपास, 155 160 के आसपास आ जाएगा, वहां निकल जाना। ये बात यहाँ पर निकल के आई है एक बार और इन सबके बीच में अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है JBM ऑटो। हमारे दिलीप जी की तरफ से ये सवाल आया है, प्राइम मेंबर भी हैं, कह रहे हैं JBM ऑटो इन्होंने 459 पर बाय किया हुआ है, कह रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड करें या सेल करें। अंबाला मैम ने ये इस पे बाय पूछे सर, नीचे गिर रहा है, 2 महीने होल्ड कर सकता हूँ। सर ये जो बाज़ार है ना, इसमें 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीने वाली थोड़ी सी रिस्की हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि आपने 459 का बाय किया हुआ है, तो एक स्टॉप लॉस आप अवश्य रख लें क्योंकि आपको हो रहा है ठीक ठाक प्रॉफिट। मैम ऑलमोस्ट 100 रुपये के आसपास इनके बन रहे हैं, 90 रुपये के आसपास। क्या करना चाहिए, क्या JBM ऑटो को, हाँ जी क्या करें, भुना लीजिए।
चलिए 2 महीने का नजरिया है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए सर, फिर नीचे आएगा बाजार जिस तरीके से चल रहा है तो देखा जाएगा, और मिस हो गई अपॉर्चुनिटी दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, इतना भाव मत 500 के होइएगा। आसपास यही मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा मैम, सॉरी? 500 के आसपास यही मिल जाएगा। हाँ, ये 500 के आसपास मिल जाएगा, फिर दोबारा एंट्री जो है मतलब जो है आप देख लीजिएगा, ये सारा जो है निकल करके आ रही है। विकास कुमार जी कह रहे हैं सर बीएचईएल में क्या व्यू होगा? बीएचईएल में व्यू आपको के लिए या तो अभी कार्यक्रम खत्म होने के बाद सुन लीजिएगा, या रात को 8 बजे जब हमारा सेगमेंट अपलोड होगा ये पूरा बातचीत का, तो फिर आप वहाँ जा करके आप राय अपनी देख सुन सकते हैं। बीईएल विकास कुमार जी जानना चाह रहे हैं क्या व्यू होगा मैम? सर व्यू क्या होगा, मतलब सवाल थोड़ा आप लोग और पर्सनलाइज तरीके से पूछा कीजिए। लेना है, ले रखे हैं तो किस भाव पे ले रखे हैं, आपका नज़रिया क्या है किसी शेयर को लेकर के? जनरल व्यू तो हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल इस तरीके से पूछें कि आपको कम से कम क्लैरिटी मिल जाए अपने जो आपकी पोजीशन है, जो आपका पोर्टफोलियो है उसको लेकर के। जनरल व्यू डिस्कस कर लेंगे। मैम 410 के आसपास चल रहा है, ये 400 के नीचे जाएगा क्या गिरावट में, या अभी कंफर्टेबल हैं आप? और नहीं, जाएगा 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 जाएगा, सुबह ही बात की है ना कि हाँ, थोड़ा सा ठीक है, नए लोग जुड़ते रहते हैं तो यस, तो थोड़ा सा बाय करके जरूर रखो, और वो बाय आपका 20-30% ही होना चाहिए। रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी एंड प्रोविजनिंग दोनों के मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है कि आ जाएगा। उसके लिए आप तैयारी रखो कि जिस दिन ये 370-80 के रेंज पर आए वहां पर आप पूरा बाय करके बैठ जाना। फिर आप उसको पीछे मुड़ के मत देखिए कि अब ये मतलब कितने दिन होल्ड करे। थोड़ा समय जरूर लेगा आपका, लेकिन आपको अच्छे खासे टारगेट लाइक 340, 370 और उसके ऊपर के भी भाव आपको दिखा देगा। तो फिलहाल बाय तो है, लेकिन एक्सपोजर की अगर मैं बात करूं तो 20-30% ओनली। के लिए मैम की भवानी मृदुला जी कह रही हैं ओएनजीसी भी बता दो। आज मैम की भवानी क्या बोल रही है? चलिए, पता नहीं कुछ कहना चाह रही है, मुझे समझ में नहीं आया बात ये, लेकिन ठीक है। आपका ओएनजीसी पे सुबह बात हुई, शुरू में तो बात ही आई थी, शुरू में तो ओएनजीसी पे बात हो चुकी है मैम, तो थोड़ा सा पहली थोड़ा सा पीछे जा करके देख लीजिएगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे सवाल जो है वो लगातार बने हुए हैं, जैसे कि सुज़लॉन और इरडा को लेकर के। हालांकि सुबह हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बातचीत की है, इसके बाद हम लोग आपको दिखा भी देंगे कि कौन कौन से शेयरों पे अंबाला मैम की राय है, तो अभी दिखा देते हैं। लेकिन मैम सुज़लॉन पे जरा, एक सुज़लॉन और इरडा दोनों पे भर के सवाल आ रहे हैं, एक बार स्क्रीन पे दिखाई देते हैं पहले और उसके बाद राय देखिए। सुज़लॉन पे बाजार की गिरावट में शेयर देंगे सहारा, ये हम लोगों ने बातचीत की। 11:30 बजे ये सेगमेंट जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, लेकिन इसके अलावा भी हमने पावर एंड डिफेंस को लेकर के बातचीत की, वो 2:30 बजे अपलोड होगा हालांकि, तो वो आप देख लीजिएगा। उसमें भी हमने इरडा वगैरह पे बातचीत की हुई है, और इरडा पे मैम ने खरीदारी की सलाह भी दी थी। तो उसमें हालांकि पावर डिफेंस में ये वाला डिफेंस स्टॉक थी ज़्यादातर, इसमें हमने थंब में लगाए हैं, लेकिन पावर पे भी काफ़ी सारे मजबूत शेयरों पे बातचीत हुई है, तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं अंबाला मैम की राय क्या है डिफेंस और पावर को लेकर के। लेकिन क्या इस गिरावट में बेच दे डिफेंस स्टॉक्स, ये थीम है, ये 2:30 बजे आपको देख सकते हैं मैम। लेकिन जरा सुज़लॉन और इरडा दोनों पे ही क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं। पहले इरडा से शुरू कर लेते हैं या फिर सुज़लॉन से, जैसा आपको सही लगे। 115 पे 2.25% नीचे क्या लग रहा है आपको? और दूसरा मैम, आप तो पावर पे तो आप बुलिश थी, फिर एकदम से आप थोड़ा सा आपने रुख अपना परिवर्तन क्यों किया? बेरिश नहीं हुई पुल जी, मैं बोल रही हूँ कि डिस्काउंट आने दो, दोबारा एंट्री बनानी है ना अपसाइड के लिए, तो थोड़ा सा डिस्काउंट आने दो प्राइस पे, और आएगा जो कि, क्योंकि जिन लोगों ने, आप ऐसे समझो, जिन्होंने दिसंबर से बाय किया है, जनवरी के मिड से बाय किया है, जिन्होंने मतलब पहले से बाय किया है फॉर दैट मैटर, एक क्वार्टर से, वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना अभी। मतलब एक प्राइस का स्ट्रक्चर ही वैसा है, एक ही सेक्टर हमेशा कंटिन्यूएशन में नहीं चलता हमेशा, और यही प्राइस की सच्चाई है। तो वो सारी चीजें मेरे को दिख रही है अभी, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि थोड़ा सा रुक के बाय करो, बाय करना, क्योंकि ये एक थीम है, थीमेटिक इन्वेस्टमेंट है अगले 3-4 साल के लिए इन माय ओपिनियन। तो बाय करो, लेकिन रुक के बाय करो, जहां पर जैसे जिस स्टॉक में मौका है वहां पर बाय करके बैठ के धीरे बाय करना शुरू करिए। अदरवाइज फिर होगा क्या कि लोग महंगा खरीद लेंगे, फिर होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो वैसा नहीं होना है। ठीक, तो मैम जरा लेवल तो बता दीजिए, इरडा और सुज़लॉन। इरडा तो सुज़लॉन पे शुरू कर दीजिए जी। तो सुज़लॉन अभी ऐसा है कि 42 के ऊपर ये बाय है, और 37 रुपए का, 37 रुपए का है स्टॉप लॉस, और इसीलिए जो इसमें 44 रुपीज, 52, 60 के टारगेट से वो आते हुए लगते हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि ये 42 रुपए के ऊपर ये बुलिश होता है, क्योंकि वो उसका टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे कि क्यों उसका जवाब, अगर मैं सुबह बोला था ना 42 के ऊपर ठीक लगता है, इसके नीचे बेयरिश, क्योंकि वो इसके 20 दिन के मूविंग एवरेज का एक लेवल है, तो उसके साथ साथ चल रहा है। जिस दिन ये 42 के ऊपर रहता है उस दिन ये मोमेंटम अपसाइड कर सकता है। तो फिलहाल अभी 41 पर है, वेट कर जाओ, 42 के ऊपर जब सस्टेन कर जाए फिर से खरीद लीजिए, फिर आप खरीद सकते हैं। डरने की जरूरत मुझे नहीं लगती कि है, क्योंकि आपको 37 रुपीज का स्टॉप लॉस आपको पता है। नहीं पता है तो फिर सुन लो और कैलकुलेट कर लो, अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो विल यू बी एबल टू मैनेज योर लॉस। मैं तो प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रही, तो उस चीज का जवाब ढूंढो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें रहना है या नहीं। बाकी 37 रुपीज का स्टॉप लॉस है, जो लोग पहले से हैं बने रहिए। दूसरा आपने पूछा है इरेडा अभी भी ठीक है विपुल जी, अच्छा काउंटर है, मतलब अब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ऐसा सवाल है मेरा इस स्टॉक को लेके। तो अभी ये चल रहा है, क्योंकि 110 भी बोला, 117 इस रेंज में बाय करके करा चुकी हूँ, मैं बता चुकी हूँ आपको, और ऑलरेडी अभी चल रहा है 115 पर, सो इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस चाहे तो छोटा रखो ना, जितना आपको लगे। 95 का स्टॉप लॉस मैं देकर के हूँ आप लोगों को, जिसमें कि टारगेट आपको मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद आ पा रहा है, मेरे ख्याल से 135 वगैरह के टारगेट पहला टारगेट है, बट 135 130 की रेंज को एज फर्स्ट टारगेट समझिए। फिर आप वहां से 165 और मतलब बड़ा है, फिर टारगेट बड़े हैं इसमें टारगेट, जब ये एक बार चलना शुरू होगा, मैं सही बोल रही हूँ, ये हाथ नहीं आएगा। तो ट्राई नॉट टू गेट सो ओवर एक्सपोज्ड, जितना हो सके ओवरवेट मत हो जाइए, उतना बाय करो जो संभाल सको, क्योंकि स्टॉप लॉस है 95 का। तो स्टॉप लॉस थोड़े बड़े इसलिए रखे हैं ताकि ये जो पूरा एनर्जी में जो थोड़े समय के लिए जो स्लो डाउन रहेगा सेक्टर वाइज, सेक्टर स्पेसिफिकली, उसमें स्टॉप लॉस में आपको पैनिक एग्जिट ना मिले, बस इसीलिए स्टॉप लॉस थोड़े से डीप रखे हुए हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है इन दोनों शेयरों को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक जो हमारे हैं उनकी टिप्पणी को जो है कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं। मोहम्मद सोहेल क्रिएशन के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं कि सेजिलिटी सर जी मैम से पूछे अंग्रेजी कर सकते हैं क्या? अंग्रेजी एवरेज होगा, एवरेजिंग होगी मेरे ख्याल से। चलिए ठीक है। अच्छा। तो मुझे मतलब मेरा भी अनुमान ही है, लेकिन अंग्रेजी और एवरेजिंग बहुत जमीन आसमान का अंतर है। चलिए ठीक है गुरुदेव। 50 की बाइंग है, हाँ 50 की बाइंग है भाई साहब की, और कह रहे हैं कि नुकसान ज़्यादा हो रहा है क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण। तो क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण इनको नुकसान हो रहा है ज़्यादा, लेकिन इन्होंने पहले लिए होंगे मैम, 50 की वो है खरीद है इनकी। अभी आपने ट्रेड भी तो दिया था इस पर, तो अभी बातचीत तो हो गई है सर, फिर भी आप पूछ रहे हैं। चलिए एक छोटी टिप्पणी इनके लिए जो लोग हायर लेवल पे हैं, क्या सलाह देगी? अपने आप को प्रोटेक्टिव रखो, 38 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए, इस परसों का जो लो लेवल है वहां पर स्टॉप लॉस रखिए, और पोजीशन पे जितना ऊपर जा रहा है उसको जाने दो, लेकिन स्टॉप लॉस रखिए अपना। बस इतना ही इसके विषय पर मैं फिलहाल बोल सकती हूँ। चलिए इस बीच जो है ट्रेन इन रेंज जी का भी सवाल आ गया है। कह रहे हैं कि विपुल सर डिफेंस सेक्टर और गैस सेक्टर बहुत डाउन है, क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं आईजीएल, एमजीएल, पेट्रोनेट जैसे शेयरों में? एक बार मैम से पूछिएगा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। चलिए, तो ये एक अच्छा सवाल है गैस को लेकर के। आईजीएल, एमजीएल, पेट्रोनेट, एलएनजी, ये तीन इन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। मैम सुबह भी हम लोग गैस को लेकर के बातचीत कर रहे थे। अभी गैस को लेकर के क्या व्यू है, इस सेक्टर को लेकर के क्या व्यू है, और क्या पीएसयूज की तरफ वो करना चाहिए, रुख करना चाहिए? आज जैसे कि एमजीएल अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है, 958 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। आईजीएल पे आपने पहले एक बार व्यू दिया था पॉजिटिव, अभी भी क्या उस पर आप पॉजिटिव हैं? क्या व्यू है आपका इन दोनों पे? अगर आप इन्वेस्टर हो तो हाँ, और अभी भी आप इसको देखेंगे तो विपुल जी पहली बाइंग 170 की थी जहां तक मुझे याद आ रहा है, और स्टॉप लॉस था 145 का। बाल बाल बचे जैसे है, अभी 146.60 है, एसएल अभी गया नहीं है, तो व्यू अभी भी वही इंटैक्टेड है। आई रादर प्रेफर या तो मोमेंटम स्ट्रांग हो तब एंट्री करना, या फिर वैल्यू पिकिंग करना। ये मेरे इंटरेस्ट जोन है, ये मेरा कोर एनालिसिस का मेरा थीम ही है मतलब। तो फिलहाल के लिए अगर आप एक रिस्क एपेटाइट है तो स्टॉप लॉस अभी 148.86 चल रहा है, एंट्री करो। 145 का ही स्टॉप लॉस है, अगर हिट हो जाएगा तो दोबारा मैं खुद बता दूंगी कि कहां पर दोबारा एंट्री करना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ इफ यू वांट टू ऐड, इफ यू वांट टू बाय, ऐड नहीं, अगर ओवर वेटेज नहीं होना,
लेकिन 148 149 की रेंज में खरीदारी कर सकते हैं। 145 इज माय क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस, जो कि अभी भी बचा हुआ है। इफ यू वांट टू कंसीडर दैट यू कैन। रही बात इसमें जो टारगेट है, टारगेट जहां तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, मेरे ख्याल से 190 195 की रेंज का पहला टारगेट था, और वो अभी भी इंटैक्टेड है। और उसके बाद फिर देखेंगे बाद में जो भी आएगा, बट फिलहाल के लिए टारगेट यही है। एमजीएल एमजीएल अगर आप एक सेकेंड, एमजीएल मैंने देखा नहीं था। हाँ, एमजीएल क्योंकि आज ज़्यादा तेज है आईजीएल के मुकाबले और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो अभी क्या ये रैली कंटिन्यू हो सकती है? जी, थोड़ा सा हो सकती है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस भी थोड़ा मतलब नेक टू नेक ही रखो तो अच्छा है। अभी 958 958 पर है, 958 रुपए पर अभी है। तो यहाँ पर सिर्फ जो नजदीक का स्टॉप लॉस है 900 रुपए ही रखेगा, क्योंकि अगर वो ब्रीच हुआ तो फिर 830 आ रहा है। तो इसलिए स्टॉप लॉस ब्रीच हुआ तो आएगा, कंडीशनल है। तो 900 रुपए का एसएल रखेगा, और पॉसिबली जो टारगेट है 1020 से लेकर के लगभग 1180 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, इसमें एक बार रिस्क लिया जा सकता है। और ये टूट गए, अच्छे खासे टूट गए, मतलब यहाँ पे एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड बनता है। एक अटेम्प्ट बनता है, दूसरे अटेम्प्ट 2 बार अटेम्प्ट किया जा सकता है, तीसरी बार में रॉकेट है, सब ऐसे ही बोल सकती हूँ मैं। वो मेरा पुराना एक्सपीरियंस कहता है इनके बारे में। ठीक, मतलब जब आप जी ठीक है, क्या कंप्लीट करिए। तो मैम मेरा जो सवाल एक अगला जो है वो ये है कि जैसे बहुत लोग जो है अब जानना चाह रहे हैं कि अगर वाकई में मार्केट बेयर फेज में है और प्रेशर में है, तो क्या अभी हमें फोकस क्या डिफेंसिव शेयरों में कर लेना चाहिए? क्या फार्मा और एफएमसीजी जैसे शेयर बेहतर हो सकते हैं? इसी तरह का एक सवाल मीरा कुकाड़िया जी का भी है। कहने विपुल सर, अरविंदो फार्मा में बाय कर सकते हैं क्या? और फार्मा में कोई आपका फेवरेट काउंटर है क्या? फार्मा में अरविंदो का तो नहीं, लेकिन मैनकाइंड आप देख सकते हैं। मैनकाइंड में बाय करके चल सकते हैं, डिस्काउंट पे आया। जहां तक मुझे याद है 1950 पर बोला भी था कि वहां पर आ जाए तो खरीद लेना। 930-40 कुछ आया था रिसेंटली, और अभी 2044 पर है। आज सुबह भी किसी एक प्लेटफॉर्म पर भी मैंने इसमें बाय ही दिया है, और अभी भी मैं बुलिश ही हूँ। तो 10 रुपए ऊपर हो गया वहां से, बट जो टारगेट यहाँ पर है वो थोड़े से और बड़े हैं। तो आप मैनकाइंड फार्मा को डिफेंसिव नेचर होने की वजह से, आईटीसी को, डाबर को, जो डिफेंसिव नेचर में कंजप्शन वाले, जो या तो फार्मा या फिर डिफेंस कंजप्शन, जो ऐसे स्टॉक्स हैं और जहां पर डिस्काउंट है ऑलरेडी, जैसे कि डाबर में अच्छा खासा डिस्काउंट था, आईटीसी में अच्छा खासा डिस्काउंट था, तो वहां पर आप चाहें तो प्राइस जो पैसा है भी थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। किसी भी समय में इतना ही इंश्योर आपको करना चाहिए कि आप कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो इंडस्ट्री को लेके, स्टॉक को लेके, एक वेटेज होता है, उस वेटेज से बाहर मत जाना, एक सीमा तय जरूर रखना अपनी। बाकी मैनकाइंड फार्मा मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है, वन कैन कंसीडर इफ दे वांट। अभी खरीदे मैम, तो जैसे स्क्रीन पर है समय 2044 पे, क्या टारगेट और स्टॉप लॉस देंगी? अब 1% से ज्यादा तेज इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ इस तेज गिरावट पर। मेरी ओपिनियन में पहला टारगेट जो है यहाँ पर 1150-40 की रेंज का होना चाहिए। 1000 या 2000? सॉरी 2000, हाँ 2000, थैंक यू। 2140 50 ही कर लीजिए, 2000 आ जाएगा। 2150 का होना चाहिए। और दूसरा टारगेट जो है वो 2350 का आप एक्सपेक्ट करें। उसके बाद फिर बाद में रिव्यू कर लेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग करनी है या नहीं। तो फिलहाल के लिए ये एक कॉल है, आप इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और रही बात स्टॉप लॉस, तो एज ऑफ नाउ वो 1900 का है, और कल या परसों प्लीज नोट कर लीजिएगा, एज ऑफ नाउ 1900 का मेंटेन करना है। और कल या परसों में जब भी आपका 2100 का भाव निकल जाए, उसको शिफ्ट कर लीजिएगा बिना पूछे, मतलब मैं पहले ही बता रही हूँ, 1960 पर, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा, रिस्क साइड आपकी कम हो जाए। तो आपको टारगेट से पहले ही अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 1960 पर ला लेना है, इतना जरूर कर लीजिएगा। ये एकदम से मैनकाइंड फार्मा भी भाग रहा है इंट्राडे हाई पे। क्यूपिड देखिए, क्या अभी खरीद के जा सकते हैं? क्यूपिड भी आप पॉजिटिव रही हैं, अब 86 के आसपास। एकदम से ऐसा क्या हुआ इन दोनों में? मतलब समझ में नहीं आया, एकदम से मतलब दोनों में भी बाइंग आती हुई दिखाई दे रही। ये मेरे पास है क्यूपिड, मैंने रखा हुआ है बिल्कुल जी। तो इस पे बात नहीं कर सकती? मतलब लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से रखा हुआ है, तो मतलब रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, लेकिन मेरा व्यू जो है वो मतलब कई सालों का है। तो कई सालों के हिसाब से ये ऐसा स्टॉक है कि कभी भी 20% का सर के डाउन भी लगा देगा और अप भी लगा देगा। तो मैं उसके यूज टू हूँ इसके साथ में, तो मेरे हिसाब से मैं उसको हैंडल कर लूंगी। लेकिन बाकी सब, क्योंकि मैं एक्सपोजर ही उतना रखती हूँ उसमें, ज्यादा नहीं, लेकिन है पोर्टफोलियो का स्टॉक, तो वोलेटाइल है, सेफ लोग अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल क्रिएशन वाला काम कर सकता है अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो। बाकी मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगी इस पर। ट्रेडर हैं तो फिर क्या अवॉइड की लिस्ट में है, या आप बोलेंगे ही नहीं कुछ? चलिए ठीक है, रहने दीजिए। नहीं वैसे, हाँ।
ओह, तो अब क्या ही बोला जाए, अच्छे अच्छे शेयर आप भर लेती हैं, फिर मतलब जो है क्या ही बोला मेरे जाए। पोर्टफोलियो में 15 से 25 के बीच में ही स्टॉक होते हैं। अगर अगर छोटे छोटे टुकड़े में रखती हूँ तो मैं मुश्किल से 25 जाते हैं एक समय पर। और अगर बहुत ही कंजर्वेटिव एक टाइम होता है जहां पर कभी कभी कैश में रहती हूँ, तो उस समय 15 के आसपास। अदरवाइज इससे ज्यादा स्टॉक्स नहीं रहते। बस इतना है कि शफलिंग बीच बीच में करती हूँ, अभी तो वो भी बंद करने वाली हूँ। बहुत मेरी शानदार। डॉक्टर का कहना है कि थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम करो अपना। नहीं नहीं, थोड़ा मतलब बात सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मतलब थोड़ा सा दबाव थोड़ा कम कीजिए अपने ऊपर। अब मैं देखता हूँ मतलब कि सुबह से रात तक आप कहीं ना कहीं बैठी रहती हैं, तो वो भी थोड़ा सा एक प्रेशर तो हो ही जाता होगा। तो उसको भी रहता थोड़ा सा है। वो मतलब हम ये तो नहीं कहेंगे यहाँ तो बैठे रहिए, पर बाकी जगहों पे थोड़ा कम कीजिए। चलिए, क्रॉम्पटन ग्रीव्स सुधाकर जी बहुत देर से जान नहीं, सुधा शंकर जी हैं, सॉरी, सुधा शंकर जी हैं। कह रहे हैं, बोल सर प्लीज़ मेरा सवाल ले लीजिए, बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ। गुड आफ्टरनून मैम, क्रॉम्पटन ग्रीव्स शेयर बाइंग 325, क्वांटिटी 650, तो क्या करना करें, एवरेज कर सकते हैं क्या? ये जो है ना, ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल और इससे जुड़ी हुई जो पंखे और कूलर, ये सब कंपनियां हैं, ये बिजली के सामान वाली, जैसे माहौल बनता है तब तक कुछ ना कुछ, अब बरसाती उन्हीं खत्म हो रही है यहाँ पे एनसीआर के अंदर, माहौल ही पूरा बदल गया गर्मी के मौसम में। क्या व्यू मैम, अभी क्रॉम्पटन ग्रीव्स को लेकर क्या रहेगा? अभी नहीं बाय करना चाहिए। या तो मिले आपको ये 210 पर, या फिर मिले ये आपको 250 के ऊपर। क्योंकि अभी आपका स्टॉप लॉस, अगर आप अभी खरीद लेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस एंड परसेंटेज दोनों ही ज्यादा है। तो या तो ब्रेकआउट प्ले कर लीजिए, जब ब्रेकआउट हो जाए तो 225 का एसएल रखना, और उस केस में आप इसमें 270 और 300 के टारगेट चेज कर सकते हो। और एल्स 210 पर बाय करो, ताकि इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की आपकी बाइंग हो जाए। और उसके बाद आपको टारगेट वही होंगे, टारगेट छोटे नहीं हो रहे उस कंडीशन में भी, लेकिन आपका वैल्यू बाइंग हो जाएगी। और शायद आपको थोड़ा पेशेंस देना पड़े लेकिन उन टारगेट्स के लिए। अगर 210 की बाइंग मिल जाए तो अभी ही नोट डाउन करके रख सकते हैं कि 195 का एसएल लगाना है, या फिर ब्रेकआउट 250 का। ठीक। मैम, एससीआई को लेके काफ़ी क्वेरीज हैं, तो थोड़ी सी डिफेंस पे, क्योंकि ये 8 बजे जब अपलोड हो तो हम चाह रहे हैं कि मतलब एक क्षेत्र पूरा छूता ना रह जाए। बीएल पे खाली बात हुई है, तो एक शिपिंग कॉर्पोरेशन को देखिए जरा, कैसा लग रहा है आपको? और ये क्या बाकी डिफेंस के मुकाबले शिपिंग डिफेंस को लेके काफ़ी बातचीत असल में हो रही है। अभी जब प्राइम मिनिस्टर जब राज्यसभा में बोल रहे थे, तब भी उन्होंने 70,000 करोड़ के आसपास की बात की थी कि इस क्षेत्र में जा रहे हैं। अभी 230-31 पे ये कैसा लग रहा है आपको? विपुल जी, मैं तो सिर्फ इसमें अटेम्प्ट ये रखूंगी कि अगर प्राइस ही एग्जिट दे दे तो पोजीशन को छोड़ देना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म की स्टोरी पे कोई डाउट नहीं है। ये सवाल जो आते हैं, ये शॉर्ट टर्म जब ट्रेड एक्टिविटीज करते हैं ना, तब आते हैं। तो अब उन्होंने जो 70,000 करोड़ बोला है, तो वो एक समय के अंतराल पर हाँ, लगेगा, ऑब्वियसली, मतलब भाई, राइट? तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी चीज के एंटिसिपेशन में अगर हम लोग बोले कि आज से चलने लगेगा, तो वैसा होता नहीं है, और कभी नहीं होता वैसा। तो इसीलिए आप लोग पहले तो ये देख लो कि आपने एससीआई या इसके जैसे और भी स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए लगाया है सच में, या फिर सिर्फ ट्रेड किया है। ट्रेड किया है तो स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन कर लीजिएगा। अभी 232 चल रहा है, 223 रुपए का, 223 का ब्रीच हो जाए तो छोड़ दीजिए, फिर कब दोबारा बाय करना है फिर बात करेंगे। बाकी अगर आप एक इन्वेस्टर हो सच में, एक्सक्यूज मी, तो जो नैरेटिव है मार्केट में इसको लेके पॉजिटिव है। बस बात यह है कि अभी नहीं चलेंगे, टाइम लगेगा और समय लग सकता है। कुछ भी कहिए, कम से कम 9 महीने 3 साल लग जाएंगे आराम से, एक अच्छा खासा अपसाइड अगर आपको देखना है तो ऐसे ही सेक्टर रहेंगे, चलेंगे अपने अपने समय से। अगर साल भर का नजरिया हो तो 230 का भाव ठीक लग रहा है आपका सवाल, क्या करें? 223 का एसएल के साथ, हाँ। और छोड़ देना, अगर हिट हो जाए तो छोड़ ही देना, फिर मतलब पकड़ के मत बैठना, ये भी बात है। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है, मैं एक और बात बोल दूं, हिट होने जैसा भी है। हाँ, हिट होने जैसा भी है, मतलब वीक है, कहने का मतलब वीक है। वीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। देखते हैं जो है अभी के लिए राय यहाँ पर निकल के आई है। एक जो है मझगांव में आज 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। 3% के आसपास की गिरावट में बहुत लोगों के सवाल हैं कि क्या यहाँ पे एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक बार लेवल्स मैम इसके और जीआरएससी दोनों के देख लीजिए। जीआरएससी पे भी काफ़ी सवाल हैं, और ये 3% ये भी नीचे है। तो ये दोनों जरा देखिए, जीआरएससी और मझगांव कैसे लग रहे हैं आपको। और इस जिन लोगों के पोर्टफोलियो में हैं, क्या 2500 के आसपास जिनके पास है, जो कि शायद मैंने देखा था एक सवाल, बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो जाते हैं सवाल, तो कई बार मिस हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए जो लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं? मुझे लगता है ये 1900 2000 आ रहा है और आ ही रहा है। तो अब आप देखो कि आपको अपना पोर्टफोलियो में उतना लॉस
प्राइस परसेंटेज से समझा देती हूँ अगर नंबर से समझना है। लगभग 10 से 15% का डिप मैक्स और पॉसिबल है। हैंडल कर सकते हैं तो होल्ड करो, और उस भाव पर आकर के एवरेज करने की गुंजाइश है तो रख लो एज इट इज, क्योंकि है क्वालिटी स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्राइस करेक्शन अभी बाकी है इनमें, और समय अभी इनके लिए थोड़ा सा नम है। तो ये तो बात हो गई इसकी। और बाकी शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो ऑलरेडी बता कर ही है, 2200 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया था, और मेरे ख्याल से आज 2190 क्लोज हो जाएगा इसके नीचे मार्केट, मतलब मसगांव डॉक। तो इसीलिए आज छोड़ देना पोजीशन, अगर इंटरडे में इसके नीचे क्लोज हो जाए प्लीज लीव योर पोजीशन, और दोबारा एंट्री बनाने के लिए 2000-1900 पर एक बार रिव्यू करेंगे कि हम इसको कहाँ खरीदे, 1900, 1800 या 2000। तो इसलिए रिव्यू कर लेंगे एक बार, ठीक है। 1900 तो आ ही रहा है। दूसरी बात है जीआरएससी। हाँ जी, हाँ नहीं ठीक है जी, जीआरएससी जी। दूसरा है जीआरएससी, वीक है, मतलब क्लियर कट वीक है, और डाउन ट्रेंड मुझे नहीं लगता कि आपको ट्रेलिंग का भी वेट करना चाहिए, एंड इट्स ऑलरेडी गॉन, मतलब जो पॉजिटिविटी थी गॉन, इट्स अ गॉन केस नाउ। तो अभी रही बात 2110 पर है, दोबारा खरीदने की बात करूंगी तो डरना नहीं, डिसाइड कर लेना कि आपको रखना है कि क्या। तो 1700 और 1600 के बीच में ये आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर, इसका चार्ट उठा के देखिएगा, 200 वीक्स का मूविंग एवरेज जाएगा, बस वहीं कहीं बाइंग होगी दोबारा, और अभी उससे बहुत दूर है। परसेंटेज वाइज समझा देती हूँ, अभी करंट प्राइस से वो आता है लगभग 25% दूर, तो सोच लीजिए और उसके हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। आ तो रहा है, ये तो पक्का है। ठीक मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली टिप्पणी जो है फटाफट 2-3 टिप्पणियाँ, ताकि रात के 8 बजे में हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के उत्तर जो है प्रश्नों के मिल जाएं। मैम एक तो हमारे एक दर्शक हैं नेचर राइडर जी, जरा बताइए चंबल फर्टिलाइज़र को लेकर, कह रहे हैं काफ़ी दिन से सवाल पूछ रहा हूँ, चंबल फर्टिलाइज़र इन्होंने लिया हुआ है, फर्टिलाइज़र सेक्टर पे क्या मैम व्यू है, और कह रहे हैं अम्बाला मैम की कॉल पे इस पे मार्केट व्यू क्या रहेगा। 431 पे इन्होंने लिया हुआ है, 200 शेयर इनके पास हैं। और दूसरा चेन्नई पेट्रो पे ज्योति राणा जी हैं, वो काफ़ी देर से पूछ रही हैं, तो चेन्नई पेट्रो में क्या करें, ये दोनों पे मैम जरा फटाफट जो है अगर लेवल्स देख लें तो अगली टिप्पणी लेते हैं जी। चंबल फर्टिलाइजर है अभी 423 पर, अगर आप हैं तो आप 408 का अभी जो इस महीने का लो बना हुआ है ऑलरेडी, उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करें बस। उसके बाद अगर ये छूट जाता है, स्टॉप लॉस टूटता है, तो छोड़ दीजिए, दोबारा कब बाय करना है विल डिस्कस लेटर, बट अभी के लिए 408 शुड बी योर स्टॉप लॉस। 423 पर अभी चल रहा है, जब तक ये बरकरार है टिल देन आप 450 के 490 के टारगेट के एक्सपेक्टेशन अराउंड, प्राइस अराउंड, तो आप वहां पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, सब्जेक्ट टू स्टॉप लॉस हिट ना हो। आप पुरानी बाइंग, ठीक है चलिए, मैंने आरसीएफ पे दी थी, चंबल पे नहीं। दूसरा चेन्नई पेट्रो 945 पर अभी है, वीक है, वीकनेस कंटिन्यू भी होगी, और अभी ये चल रहा है 945 पर, मोस्ट लाइकली है, ये तो बेयर मिनिमम भाव बता रही हूँ कि 850 तो आ ही रहा है, उसके बाद देखेंगे। तो फिलहाल के लिए अगर आप हैं पोजीशन और शॉर्ट टर्म का व्यू है, दिस इज द टाइम वी शुड टेक एन एग्जिट, एंड चेन्नई पेट्रो वाज वन काउंटर जिसने विपुल जी अच्छे खासे टारगेट हमें दिए हैं, और मेंबर्स के आप लोगों के पास भी कई बार रिकमेंडेशन में रिसेंटली भी आया है, तो उस समय भी जिसका टारगेट था मेरे ख्याल से 1070 का हिट हो चुका है, उसके बाद भी आप लोग पोजीशन में हैं, सो यू गॉट टू आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ। फिलहाल के लिए ये वीक है, 850 तो आ ही रहा है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और हमारे एक नेचर राइडर जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार नहीं नेचर राइडर जी तो हैं, और एक नेचर राइडर जी का सवाल ले लिया गया। एक सवाल हमारे एक और दर्शक का है, राहुल यादव जी, कह रहे हैं विपुल सर अम्बाला जी को नमस्कार, मेरे पास टाटा मोटर्स कमर्स पैसेंजर व्हीकल के इन्होंने लिए हुए हैं 621 के भाव पर, और अमारा राजा के 30 शेयर हैं 1453 के भाव पर, दोनों को एवरेज करूं या किसी एक को? प्लीज विपुल सर, आंख और उंगली दुखने लगी है, प्लीज सवाल ले लो। अपनी बाप, मतलब इतना भाव कर देते, रुला देंगे, मतलब अद्भुत, क्या ही कहा जाए राहुल जी, मतलब ये जो अब क्या दबाव बना देते हैं इतना। अब मैम टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ऑटो को लेकर के अभी भी थोड़े से कंसर्न अब होने लगे हैं अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन को देखते हुए, और अपने मैक्रोज अगर बिगड़ते हैं तो भी कंसर्न यहाँ पर होंगे। दूसरा हमारा राजा, दोनों ही मतलब एक ही सेक्टर के हैं, ऑटो इंसलरी और ऑटो जी। टाटा मोटर पर्सनल व्हीकल में एक न्यूज भी है कि इन्होंने एक प्लांट का शटडाउन, मतलब वहां से अपनी फैसिलिटी को हटाया है, यूके वाली को, तो उससे चलते जगवार पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करूं तो इसीलिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में
मुझे मतलब सीधी सीधी मुद्दे की बात यह है कि इसके प्रॉफिट थोड़े से घट सकते हैं, मतलब उतना फैंसी करने की जरूरत नहीं है। रही बात तो आउटलुक ये है और क्लियर कट व्यू ये है कि फिलहाल अगर आप इसमें हैं और आपका नजरिया शॉर्ट टर्म वाला है या फिर आपका नजरिया लगभग 6 महीने वाला भी है, तो भी दिस इज एन एग्जिट और सिंसियर एग्जिट है ये, क्योंकि कंपनी जिस प्रोडक्ट से अपना 80% तक प्रॉफिट कमाती है उसी प्रोडक्ट के सस्टेनेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग में जो भी कंपोनेंट्स वगैरह जो भी मटेरियल लगता है, सप्लाई स्क्वीज आया है, उसकी वजह से उन्होंने ये बड़ा डिसीजन लिया है। सो कंसिडरिंग दैट थोड़े समय के लिए ये एग्जिट है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एग्जिट ले लीजिए, पूरा एग्जिट ले लीजिए, दोबारा रिव्यू करेंगे कि कहाँ बाय करना है। इज इट गोइंग टू 270 का एसएल देकर हूं मैं इसमें, लेकिन वो हिट होने की जरूरत नहीं है, एग्जिट इट नाउ और देखेंगे कि फिर खरीदना कहाँ पर है। इज इट गोइंग टू बी 270 या 240 या 250, बाद में देखेंगे। तो अभी के फिलहाल के लिए इट्स एन सिंपल एग्जिट। दूसरा आपका स्टॉक है अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी में अगर आपके पास में है थोड़ी गुंजाइश तो आप इसको ऐड जरूर करके चल सकते हैं, अच्छा काउंटर है। फिलहाल के लिए काउंटर के साथ साथ बैटरी स्टोरेज, मतलब बहुत सारी चीजें जो कंपोनेंट्स जिस इंडस्ट्री में लगते हैं, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको थोड़े समय में एक रीबाउंड देखने के लिए मिलेगा। दूसरी चीज ये भी है कि इस तरह की कोई न्यूज नहीं आई है इसके अराउंड में कोई नेगेटिव, सेक्टर से अभी ये सस्ता भी है। और अगर आप थोड़ा बहुत बैड साइड ऑफ इट गेज करने की कोशिश करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 50% से ज्यादा प्रॉफिट में डिक्लाइन है, तो ये बुरी बात है इसके लिए। तो अब इसमें आपको क्वार्टरली रिजल्ट, क्योंकि आप कितने भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर क्यों ना हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को बारीकी से पढ़ें। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आने दीजिए, अगर उसमें कुछ पॉजिटिविटी मिलती है तो ठीक, अगर नहीं तो फिर आपको इसको उस समय जो भी इसका बेटर प्राइस मिलेगा लाइक 800 या 850 उस समय छोड़ देना। 700 के भाव पर एवरेज कर सकते हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एवरेज पोजीशन का भी गुंजाइश है, तो ही करिएगा, आपने बोला है करना चाहते हैं तो होगी ही। 625 का एक स्टॉप लॉस कंबाइंडेड रखिए, क्योंकि हम यहाँ पे टारगेट कंबाइंडेड 830-900 की बात कर रहे हैं। तो वैसे ही ये काउंटर भी है, बड़ी रेंज में बड़े दायरे में ये काम करता है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। वोकलिस्ट जी कह रहे हैं सर मेरे से कोई दुश्मनी है क्या जी, मेरा ही क्वेश्चन आप नहीं ले रहे हैं। सर आप रिलायंस पे पूछ रहे हैं, रिलायंस पे डिटेल में बातचीत हो गई, सुबह बात हो गई, अभी बात हो गई और डिटेल में बातचीत हुई। आपने लेट ज्वाइन किया, आप रात को दोबारा सुन लीजिएगा या फिर कार्यक्रम खत्म हो जाए दोबारा सुन लीजिएगा। मैम आज के टाइटल में हमने 2-3 शेयर रखे हुए थे, उस पर बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने सुबह डिस्कस किया था ACME सोलार, एक है जियो फाइनेंशियल, हालांकि ओला और NHPC अभी हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे खबरों के खेल में, लेकिन ACME सोलार और जियो फाइनेंशियल, ये दो पे आपकी राय ज़रूर जानना चाहेंगे। क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी एक तो सोलार वाली कंपनी जो है अच्छा मोमेंटम दिखा रही है, क्या इसमें प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए और जिनके पास है वो क्या करें, कहाँ पे यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? एक्मे सोलार तो मतलब ACME मतलब एक्मे सोलार तो आप चाहे तो अभी भी रख सकते हैं। इसमें टारगेट एक्सटेंडेड टारगेट्स मैंने दिए हैं और आप उसको वेट करिए, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि वो टारगेट्स को हिट 200 देखिए मतलब टारगेट इसमें एक हिट हो चुका है और आप लोगों को मिला था, बट उसके बाद भी मैं इसमें आपको होल्ड करने की सलाह दे रही हूँ। हाउएवर आप देखेंगे तो ऑलरेडी आप लगभग 15% 10% से ज्यादा की गेन में है, लेकिन इसमें अभी भी गुंजाइश है। 290 काइंड ऑफ मिनिमम आप टारगेट के लिए आप इसको अभी भी होल्ड करो और बाकी नए हाइस इसमें बन सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर में। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना, छोटा रखना 240 का, तो आप इसमें जो है वो बने रह सकते हैं। जो नहीं बाय किया अभी वो भी चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन हाईली पॉसिबल। दूसरा आपने कौन सा स्टॉक दिया था? जियो फाइनेंशियल मैम। अब जी अब दूसरे IPOs की भी बातचीत हो रही है, रिलायंस के काफ़ी चर्चाओं में होंगी, लेकिन अभी के लिए जियो ने थोड़ा सा मतलब हालांकि बाजार भी वैसा नहीं चला, क्या करें मैम 233 के आसपास? ट्राई टू बी अ वैल्यू इन्वेस्टर, और बस वही एक चीज है, बाकी आप इसमें ट्रेड करके पैसा कमा लेंगे वो भूल जाओ, वैसा वाला काउंटर इट्स नॉट एनीमोर। और वैसे भी वैल्यू कहां पे आपको दिखाई दे रही है, किस लेवल पे? 210 220 के पास में, एंड एडिशन फर्दर कर सकते हैं 190 पर। 180 का स्टॉप लॉस है एंड पॉसिबली जो टारगेट बनेंगे उसके बाद 270 से लेकर के 350 के मिनिमम टारगेट्स हैं, और ये पूरी जर्नी जो है 1 से 1.5 साल में हो जानी चाहिए। उसके बाद बाकी जो स्टॉक्स डीमर्ज होकर के एक लेग निकलेगी बिजनेस मॉडल्स की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये 400 जाता है कि नहीं, क्योंकि फिर अलग अलग बिजनेस सारे आ जाएंगे ना, तो हर बिजनेस में किस में ज्यादा दाम है, फिर रिलायंस के ही ट्रेडर इन्वेस्टर्स क्यों ना हो, फिर उनके पास में मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। सो एज ऑफ नाउ 270 350 आर वेरी वेरी मच पॉसिबल। तो 220 से 210 की रेंज में एक्यूमुलेट करना शुरू करो, पोजीशन कंप्लीट कर लेना 190 तक विद 180 एसएल। ठीक,
इन सबके बीच में रुपया कहीं थमता नहीं दिखाई दे रहा है। 94 रुपये 73 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। नए रिकॉर्ड लो जिस तरीके से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं रुपए, वाकई में अब टेंशन काफ़ी बढ़ा रहा है। तो एक तो कच्चा तेल और रुपया, ये दो चीज़ें जो बाज़ार में जो टेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हुए, कच्चा तेल भी ब्रेंट क्रूड अब 110 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देखिए डॉलर जो है 94-73 पहुंच गया। देखते देखते जो है टेंशन बढ़ रही है मैम। ये 95 तो मुझे लगता है कि मतलब एक ही दो दिन के अंदर, मतलब आज अगर एक दो दिन मार्केट और खुला होता तो हो सकता है कल ही देखने को मिल जाए, कल परसों में। लेकिन अभी 11:30 बजे तक खुला रहेगा ना, ये हो ही जाना है करेंसी मार्केट। प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्रूड थमेगा कि नहीं ये भी टेंशन जो है, अगली टेंशन जो है वो क्रूड से आ रही है। वो भी $110। कमज़ोर रुपया और क्रूड ये महंगा, ये मैम मैक्रो दोनों मिलकर के ना पूरे मैक्रो की जो गणित थी बजट की, वो सब पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई गवर्नमेंट के लिए। ये जीएसटी को खा गए, जो जीएसटी का रिलीफ लाए थे उसको खा गए, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत जो टैक्स में थोड़े ये सब में तो जो भी एक्टिविटीज करने की कोशिश की वो सब खा गया ये। तो मतलब वेरी बैड। मतलब मैं इससे ज्यादा, मतलब जब मैं बहुत ज्यादा कुछ बुरा बोलने की कोशिश करती हूँ तो मेरे मुंह से सिर्फ ये निकलता है इट्स वेरी बैड। तो ये बस वही बैड है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। बट कहीं ना कहीं विपुल जी, आप सभी के व्यूअर्स, मतलब जितने भी आपके एयू व्यूअर्स हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं जो हमको लगातार सुन रहे हैं, दे वर अवेयर ऑफ इट। ऐसा नहीं था कि अचानक से रातों रात हो गया। दिसंबर नवंबर उनको पता था कि मतलब 92 94 आ रहे हैं। 95 मैंने नहीं बोला था क्योंकि मैं मार्च तक 94 की प्रेडिक्शन में नहीं कर रही थी, इसके लिए मैंने अप्रैल का अगर देखिए अगर 94 रुपया जाना उतनी टेंशन नहीं है। टेंशन ये है अगर ग्रोथ आपकी आ रही होती, आपका क्रूड सस्ता होता, इन्फ्लेशन कम होती, जीडीपी ग्रो, तो शायद ये चल जाता, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपका एक्सपोर्टर्स को फायदा होता तो ठीक है। लेकिन ये जो पेन है ये पूरे में जो चाइना को हुआ था, हाँ, तो चाइना ने जिसका फायदा लिया, तो वो फिर मतलब हाँ वो यहाँ पर ये गेन नहीं हो सकता। ये खाली पेन ही पेन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और अभी के लिए अब जो भी गणित लगाए गए थे सरकार की तरफ से वो सब फेल होते हुए दिखाई देंगे। चलिए वेदांता को लेकर के एक टिप्पणी आई है, उस पर बातचीत कर लेते हैं मैम। संचिता श्रीवास्तव जी का प्रश्न है, कह रहे हैं क्या वेदांता को बेच दें? मेटल पे बात नहीं हो भाई, मेटल पे मैम अभी व्यू क्या ले रही हैं? क्या ये जो हिंदुस्तान कॉपर वेदांता, हाँ इन्होंने वेदांतों को बेच दे बोला ना, तो पहले मैं बोल रही गुड मॉर्निंग, क्योंकि 2 हफ्ते पहले बोला था बेच दो वीडीएल को। ठीक है, अब वो बेचारी अभी जी अभी क्या करें, क्या मतलब बेचना चाहिए उनको? वीक है मेटल्स। देखिए ये जितनी भी जो कमोडिटीज होती है ना, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल प्राइसेस से बेस्ड होती है। और तो वो फर्क पड़ता है। आप इसको कितना या छूते नहीं रह सकते। मतलब अगर आपका बेस मटेरियल, अगर आपका महंगा, अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है और आपकी एनर्जी चीजें ये सब महंगी हो रही हैं, तो ये ऐसा सेक्टर है जिस पर असर आना ही आना है। तो और वो नेगेटिव असर होता है। तो फिलहाल के लिए ये सभी काउंटर्स, आप नेशनल एल्यूमिनियम को लेकर के मैंने थोड़ा अलग रुख रखा है। बाकी आप कोई भी स्टॉक लीजिए, चाहे हिंदुस्तान कॉपर लीजिए, हिंदुस्तान जिंक लीजिए, वीटीएल लीजिए, ये सभी वीक है, वीकनेस की तरफ कंटिन्यू करेंगे। एंड आई वोंट बी सरप्राइज और अफ्रेड कि अगर ये 10 से 15% करंट प्राइसेस से भी टूट जाएं, उतनी पोटेंशियल तो ये रखते ही है। ओह, ये बात यहाँ पर ये है निकल करके आई। इन सब के बीच जो है हमारे साथ एक और विशेष मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मोदित गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी वेलकम करते हैं। वाह मोदित जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। ये आप रचित जी के अंदाज में आज आप लाल टाई पहन के आ गए महाराज, मतलब आप तो लाल टाई देख करके डर लग रहा है। आप लोग सबके सब लाल लाल, वैसे ही इतना लाल हो रखा है मार्केट। क्या भी हो सर मार्केट पे? बहुत बहुत स्वागत सर जी। गुड आफ्टरनून विपुल जी एंड गुड आफ्टरनून मैम एंड गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स ऑफ एयू बोनस। देखिए जो आज सुबह से मार्केट बना रखा है, जो आज डाटा में एडिशन हुआ है, वो तो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही साउंड कर रहा है। क्योंकि आज देखने को मिल रहा है सुबह 23,000 पे जो नंबर ऐड हुआ है, करीब करीब 1,20,00,000 शेयर्स ऐड हुए हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि 23,000 के नीचे आज के सेशन में मार्केट ट्रेड रहेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो करीब करीब 85 लाख कॉल बेची गई हैं और करीब करीब 35 लाख पुट ऐड की गई हैं 23,000 के नंबर पे। और उसके नीचे भी देखते हैं तो 22,950, 22,900 पर भी 60 लाख नंबर ऐड हुए हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं नीचे की तरफ और करेक्शन अभी बढ़ सकती है। तो आने वाला टाइम जो 1-1.5 घंटा बचा है, हो सकता है यहाँ से कुछ और सेल ऑफ देखने को मिले। और आज फ्राइडे वैसे ही है,
कोई भी पोजीशन जो भी चल रही होगी वो कैरी नहीं करेगा, तो यहाँ से करेक्शन बन सकती है। तो आज के टाइम पे जो भी टाइम बचा है, हो सकता है 22,900 का भी ब्रेकडाउन हो, और भी कोई मेजर अगर करेक्शन आती है तो 22,830 तक की भी डाउन साइड आज के सेशन में देखने को मिल सकती है। 22,830 है ना? यस। अम्बाला में अब तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, 1.5 घंटे का टाइम है, तो मतलब 22,700 तो बच जाएगा ना आज? अब तो लग तो रहा है अभी, बाकी देखते हैं। एक तो बिल्कुल जी, मैं भी मार्केट से उतना ही प्यार करती हूँ जितने की हम सब। वाह, तो बस फर्क इतना है, मेरी पोजीशन ऐसी है कि मुझे एज एन एनालिस्ट वो चीजें देखकर बतानी भी पड़ती है। तो मैं इस बात से कन्विंस नहीं हो पा रही हूँ कि मैं 22,850 जो एब्सोल्यूट है, 22,700 की प्रोबेबिलिटी है, और है थोड़ी बहुत तो है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि 22,700 आज एक बार भी हिट नहीं होगा, स्टिल चांसेस। ओहो, ऐसा मत कहिए मैम, मतलब क्या ही कहा जाए। मतलब लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं लॉन्ग व्यूज देती हूँ स्टॉक्स में, लेकिन मार्केट पे जो व्यू है वो देना ही पड़ेगा। बेयरिश है तो बेयरिश है, आई कांट हेल्प इट। तो इसी बात पर डीमार्ट देख लो, मतलब आई डोंट वांट यू पीपल टू बी सो सैड। डीमार्ट ऐसा है जहां पर एक वैल्यू पिकिंग आप लोग कर सकते हैं। इट इज एट 3,911 एज ऑफ नाउ, एंड इट्स अ गुड पिक। छोटे लॉस पर, मतलब लॉस इसलिए क्योंकि अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स बिगड़े तो आ सकता है उतना लॉस, तो छोटे लॉस पर विच इज लाइक 3,650 के स्टॉप लॉस पर आप इजीली यहाँ पर 4,200 का पहला टारगेट डी मार्ट में, और दूसरा टारगेट लगभग 4,400 देख सकते हैं। तो डी मार्ट को एक बार हो सके तो स्टॉप लॉस क्या रखे मैम? 3650, 3,650। 3650, चलिए ठीक है। एक्चुअली 3700 भी चल जाएगा, बिल्कुल जी। 3,700 विल वर्क, 3,700 विल 3700 कर वर्क। लेते हैं फिर। 3700 का स्टॉप लॉस, 4200, 4400, दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट, इस घने अंधेरे में रोशनी की एक किरण बीच बीच में आती है, कुछ एक ट्रेड के माध्यम से। वैसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। लेकिन अम्बाला जी का मानना ये है कि ये अभी 4200 फिर 4400 तक के लेवल दिखा सकता है। आपको स्टॉप लॉस जो है वो दिए जा रहे हैं 3700 के आसपास। 3700 का स्टॉप लॉस रखें यहाँ पर। मैम ने कि ये जो आपने टारगेट दिए हैं ना 4200 4400, कितने टाइम के लिए दिए? 2-3 महीने में। 2-3 महीने, ठीक। हाँ, वो मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ लोगों को रहे, क्योंकि बहुत लोग करते क्या है ना कि वो इंट्राडे में कई बार प्ले करने लगते हैं, तो वो लोग, हाँ, तो वो थोड़ा सा इंट्राडे तो इतने दिनों से लोग देख रहे तो समझ ही गए होंगे, आई अवॉइड इंट्राडे। हाँ। मैं इंट्राडे चीजों को अवॉइड करती हूँ। तो ये बात है यहाँ पर, तो उस पर आप लोग ध्यान रखें 2-3 महीने के नज़रिए के हिसाब से। 4200, 4400 और 3700, 3700 का स्टॉप लॉस, और 4200 4400 के टारगेट दिए गए। जैसे ही यहाँ पर कोई तेजी या मंदी आएगी, स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आ जाएगा। और अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करना चाहेंगी मैम, तो भी लेकर के आ जाएंगे। सर जरा एक बोलूं, हाँ, आज आप भी उदास लग रहे हैं, मतलब आप भी जो मार्केट को देख के एक उत्साहित रहते हैं ना, मार्केट में आज आप भी उदास आज लग रहे हैं। मतलब मुझे आज है ना? अभी थोड़ी देर में मैं खाली वेट कर रहा हूँ, मुझे अभी रफ्तार पकड़नी है मुंबई के लिए। तो बस मैं कार्यक्रम खत्म करने के लिए भी प्रेशर है, Alright. तो वो थोड़ा सा। अच्छा, ठीक बाकी है। बाजार में दर्शकों की प्रतिक्रियाएं देख करके भी थोड़ा मन उदास सा है कि लोग थोड़े से उतने प्रसन्न नहीं है, तो एक कारण ये भी हो सकता है। हाँ, चलिए सर, एक टिप्पणी आई है अनन्या सिंह जी की, और कह रही हैं, सर नमस्ते, मैं आपसे बहुत टाइम के बाद एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, प्लीज़ आंसर कर दीजिएगा। बिल्कुल मैम, अनन्या जी। और अनन्या जी जानना चाह रही हैं स्टील एक्सचेंज को लेकर के। 7 मंथ से लॉस में हूँ, 4000 शेयर हैं, 10 रुपये पर लिए हुए हैं इन्होंने। स्टील एक्सचेंज मतलब बाजार में आपको मैम क्या ही बोला है। चलिए ठीक है सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी स्टील एक्सचेंज को लेकर के? अभी जो है ये चल रहा है 7 रुपये 61 पैसे पे, आज 6% ऊपर है, लेकिन मैम ने ले रखा है 10 रुपये से ऊपर की उनकी खरीद है। और अभी कुछ करना चाहिए भी कि नहीं? 10 रुपये पे लिया हुआ, 4000 शेयर है। क्या ही बोलूंगा यार, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि थोड़ा सा ना, ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, 10 रुपए से नीचे वाले शेयर होते हैं, तो कोशिश कीजिए सभी व्यूअर्स अवॉइड कीजिए इन स्टॉक्स में। 1-2 लोग ही पैसा बनाते हैं, 2-4 लोग पैसा बनाते हैं, बाकी तो 95% 98% लोग पैसा गवाते हैं जी। तो मैम आपके लिए मेरे पास कुछ ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, बस 7 रुपए 20 पैसे का आप स्टॉप लॉस ले लीजिए। किसी भी दिन अगर ब्रेकडाउन हो, आप पोजीशन काट दीजिए, और अगर यहाँ से कुछ भी तेजी बनती है 8 रुपए 40 पैसे 50 पैसे या 9 रुपए, तो वो आपका लक रहेगा।
और बस 7 रुपीज 20 पैसे के एसएल से होल्ड करके चलिए, कहीं भी ब्रेकडाउन हो बिना किसी सोचे आपको पोजीशन से एग्जिट ले लेना है। चलिए ये बात है। यहाँ पर जरा इंट्राडे एक बार फिर से निफ्टी दिखा दीजिए, नए लोज बनते हुए 0.25% नीचे 22,900 भी गया, 22,895 का लो लगा है और अब लगातार नए लोज बनते हुए 22,902 का भाव जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो प्रेशर लगातार बाजार के अंदर देखने को मिलता हुआ इंट्राडे लो के आसपास बाजार इस समय ट्रेड करता हुआ। अब देखना है, डेढ़ घंटे पूरे नहीं रह गए और प्रेशर कितना बढ़ता है। 22,850 मुदित जी, 22,700 अम्बाला मैम। देखते हैं पहले किसके लेवल आते हैं। 50 तो पास में ही है पहले तो। हाँ बिल्कुल जी, 22,850 इंट्राडे का टारगेट है। अच्छा, आपका 22,850 इंट्राडे का। हाँ मुदित जी का हाँ इंट्राडे का। और आपका इंट्राडे का क्या है? एक चीज बोलूंगा, हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, 22,700 अगर आएगा तो पहले 850 के नीचे ही आएगा। वाह वाह, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम ये 22,700 आपका आज का है या नहीं? अगर आज मान लो गनीमत से मैं मतलब मुस्कुराते हुए बोल रही हूँ, तो प्रेशर समझ लो कितना है कि अगर मान लो कि अगर ये 22,800 आज क्लोज हो जाता है इसके नीचे, तो गैप डाउन है फिर सीधा। ये तो बात सही है फिर तो। मतलब मैं यहाँ पर एक ही चीज बोलूंगा, मैं मैम के व्यू से मतलब मेरा व्यू बिल्कुल मैच करता है, पर मैं इंट्राडे में इतना करेक्शन नहीं देख पा रहा हूँ। जो डाटा दिखा रहा है वो डाटा सीधे दिखा रहा है, यहाँ से जो सपोर्ट है वो 22,400 पर ही निकल कर आ रहा है, वहां पे डाटा पॉजिटिव है। और उसके अगर हम देखें 22,900 और 23,000 के नीचे पुट साइड ही डाटा बना हुआ है, पुट साइड में ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आती है। तो मैम जो कह रही हैं वो व्यू बिल्कुल ठीक है और मैं उस पर बिल्कुल, मेरा बिग थम्स अप है। कोई बड़ी बात नहीं, आज के सेशन में 22,700 के लेवल्स भी देखने को मिल जाए। चलिए तो सारे लेवल्स पे रहेंगी निगाहें, लेकिन उससे पहले निगाहें डालते हैं हमारे विशेष सेगमेंट जिसका नाम है खबरों का खेल। खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अम्बाला जी और मुदित जी, और खबर बताएंगे हम। निर्णय लेंगे आप खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं और सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर के आते हैं हमारी आज की पहली खबर। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं वेदांता में आपको बता दें कंपनी की केन ऑयल एंड गैस कंपनी जो है वो केन ऑयल और गैस का उत्पादन बढ़ाने की अब योजना बना रही है। अगले साल से रोजाना 10 लाख बैरल उत्पादन करने का लक्ष्य यहाँ पर निकल के आया है। तो ये सब स्टेटमेंट जो है वो कंपनी की तरफ से यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मौजूदा क्राइसिस को हैंडल करने की कोशिश जो है अमेरिका के शेल ऑयल मॉडल को भारत में लागू करने की तैयारी जो है वो वेदांता की तरफ से की जा रही है ताकि इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस थोड़ी सी कम हो। मैम वेदांता पे अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी, एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि अपनी टिप्पणी रिपीट करें। 2.25% नीचे वेदांता का शेयर, क्या व्यू रहेगा आपका? वेदांता ना हर बार लाइजनिंग में लटक जाता है, तो वैसा सा है, इसका हिस्ट्री वैसी है। तो 1 साल की बात है। हालांकि बात अच्छी है कि इन्होंने एक बर्निंग प्रॉब्लम को टच किया है, विच इज वेरी गुड। और रही बात की व्यू क्या है, तो मैं 550-570 का वेट कर लूंगी आराम से कि आ जाए, तब इस पर हम रिव्यू लेंगे कि इसको बाय उस समय कर लेना है या फिर और रुकने की जरूरत पड़ सकती है। तो वैसा सा है। अभी यहाँ से अभी 653 चल रहा है, मैं 180 पॉइंट की डिक्लाइन का वेट करूंगी और आ जाएगा। ठीक। कमल जैन जी लिख रहे हैं निफ्टी 17,000। अरे गुरुदेव, मतलब थोड़ा सा मतलब धैर्य रखिए, वैसे ही इतने मतलब क्या चाहते यू नो व्हाट, विडंबना ये है कि इंडिया विक्स इतना ऊपर है कि लोग चाह के भी अपने पोर्टफोलियो को अब हेज नहीं कर सकते। तो क्योंकि प्रीमियम बहुत महंगे हैं, 15-20% तो सिर्फ हेजिंग का लग जा रहा है। बात तो सही है। तो वैसी बात है। अभी तो विडंबना आयरन ये हो गई अभी। तो 17,000 मत बोलो मेरे भाई। वरना फिर तो फिर मतलब क्या ही कहा जाए। चलिए अब मतलब वो है ना कि जिसकी पोजीशन कम है बेचारे, वो लोग तो कुछ भी बोल दें, लेकिन ये है कि समस्या ये है कि जिनकी फंस गई पोजीशन, अब वो यही बना रहे हैं किसी तरीके से निकलने का मौका मिले। चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाइए जरा स्क्रीन पर फटाफट, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने कम की है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत, और यहाँ पर इसकी कीमत कर दी गई है 50,000 रुपये। अब कोशिश ये है, आखिरी कोशिश कह सकते हैं कि मतलब सब कुछ करके देख लिया, अब
50,000 पे जो है बेच रहे हैं। कह रहे हैं कि भावेश अग्रवाल ने कहा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर तेज़ी से बढ़ना अब जरूरी है, तो उन्होंने कीमतें ही काफ़ी घटा दी हैं ताकि सेल्स नंबर वो बढ़ते हुए दिखाई दें। अब ये कितना मतलब कारगर होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल को लेकर के काफ़ी सारी जो अफवाहें फैल रही हैं उससे हो सकता है इस तरफ क्या स्विच होंगे लोग, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी यहाँ पर मोदित जी, जरा बताइए ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के। देखिए, अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है ये 24 वाला 26 रुपए पर ट्रेड हो जाए ओला, या फिर 27 रुपए पर, बस इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो व्यू तो नेगेटिव ही है। जिस तरह की करेक्शन लगातार बनी हुई है, लोअर हाइज लोअर लोज में काउंटर ट्रेड हो रहा है, व्यू नेगेटिव है और कोई भी सपोर्ट आगे भी नजर नहीं आता। आने वाले दिनों में 18-19 रुपए तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है। एग्जिट करने की सलाह है जिसके पास ऑलरेडी पोजीशन है। नया बाय करने के लिए सोचिए भी नहीं। स्टॉक में 18 रुपए तक की डाउन साइड नजर आती है। ठीक, ये बात है। चलिए, काफ़ी दिनों बाद रोज मैरी जी की टिप्पणी आई है। एक दर्द छुपा हो सीने में तो मुस्कान अधूरी लगती है। एक दर्द छुपा हो सीने में तो मुस्कान अधूरी लगती है, जाने क्यों बिन तेरे मुझको हर शाम अधूरी लगती है, बुल तुम कब आओगे। ये लिखा है इन्होंने। बहुत मतलब इतने भावुक दर्शक कहाँ कहाँ से लेकर के आते हैं। चलिए ठीक है, तो एक काम करो, फिर उनको बोलो कि जो ओके, तो जो बोला था ना दैट FIIs may come and keep going but and blah blah blah, तो उनको बोलो कि प्लीज बुला लो, प्लीज बुला लो। बोल तुम कब आओगे। आ जाएंगे मैम, आ जाएगा, क्या ही कहा जाए। अब एक टिप्पणी चलिए छोड़िए, अब जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं अगली कंपनी, क्या ही कहा जाए। LIC पे जो है आपको बता दें कि एक नोटिस मिला है इनको 6,146 करोड़ रुपए का, और ये टैक्स डिमांड नोटिस मिलता हुआ दिखाई दिया है। इसमें 953 करोड़ रुपए का ब्याज भी जोड़ा गया है और करीब 1.25% की गिरावट आज LIC में देखने को मिल रही है। LIC मतलब जिस तरीके से पहले मतलब लिस्टिंग के पहले जैसा था, जो छवि थी इसकी, लिस्टिंग के बाद उस छवि को बखूबी निभाया है इसने। मतलब बिल्कुल सरकारी अंदाज में ही चला। मैम क्या करा जाए, LIC के निवेशकों को बड़ी उम्मीदें थी, पर वही है कि मतलब ये जीवन के बाद भी, हाँ बिल्कुल, मतलब सरकारी अंदाज में ही चलाइए। क्या सलाह रहेगी LIC? क्या सलाह रहेगी अब? ठीक है। ये अच्छा आपकी नहीं है नंबर मोदी जी का नहीं, मोदी जी से बात हुई थी ना। हाँ, अंबाला मैम का ही नंबर है जी मैम। हाँ जी जी, तो वही सरकारी बाबू वाला स्टाइल है वही इसका। वही वही हाँ, यस, ठीक है। करेंगे एनीवेज जी, अभी इतना ही करना है कि जिनके पास है वो रखिए, लेकिन एक एग्जिट प्लान का आदत डालो हर चीज पे। फिलहाल के लिए जो स्टॉप लॉस आप लोगों को मतलब रिचुअल जैसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी ब्रीच हो रहा है मतलब फिर ये 600 650 पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो दैट काइंड ऑफ थिंग कुड हैपन। तो इसीलिए 735 रुपए का जो रिसेंट इस मंथ का लो है, मार्च का लो है, वो उसका स्टॉप लॉस लगाइए और बैठ जाइए। अगर वो ब्रीच हो तो प्लीज पोजीशन छोड़ दो, और उसके जब तक ये है तब तक, ये फ्रेश बाय नहीं है बाय द वे, जब तक ये है तो आप थोड़ा बहुत अपसाइड जो पुल बैक जिसको बोलते हैं लाइक 820 एंड एक्सटेंडेड लाइक 870, इतना इस पर कर सकते हैं और इस उछाल पर निकलने का प्रयास करना। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए अगली टिप्पणी जो है लेकर के आते हैं, और अगली खबर लेकर के आते हैं। टिप्पणी तो क्या, खबर लेकर के आते हैं। अगली खबर लेकर के आइए स्क्रीन पर। इन्फोसिस कंपनी ने US स्थित इंश्योरेंस टेक कंसल्टिंग कंपनी का एक्विजिशन किया है। हालांकि कोई विशेष प्रभाव अभी देखने को नहीं मिल रहा है। IT सुबह मजबूत दिखाई दे रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे करके यहाँ पर भी प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है। क्या सलाह रहेगी यहाँ पर मोदी जी? देखिए जरा, करीब $9.5 करोड़ तक इसकी वैल्यूएशन बताई जा रही है जिसका एक्विजिशन कर रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए? इन्फोसिस पे क्या व्यू है आपका? तो व्यू पॉजिटिव है और खरीदारी करने की सलाह है। और जो लोग महीने 2 महीने 3 महीने के लिए पैसा डालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, मार्केट में नो डाउट अनसर्टेनिटी बन रही है या करेक्शन आ रही है, जो भी देखने को मिल रहा है, लेकिन IT स्टॉक में उस तरह का मेजर पेन अब नजर नहीं आ रहा। जो AI को लेकर खबरें थी, AI के चलते जो करेक्शन बना था वो कहीं ना कहीं सेटल होता हुआ नजर आया और कई बार निचले स्तर से अच्छी बाइंग देखने को मिली है। तो हमारा व्यू यहाँ पर इन्फोसिस को लेकर पॉजिटिव है। आने वाले दिनों में 1340 1380 तक के अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बाय रिकमेंडेशन है यहाँ पर इन्फोसिस को। जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके भी चल सकते हैं। नया खरीदारी करने की सलाह है। 1340 1380 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1230 का।
1230। चलिए ठीक, ये बात इन्फोसिस को लेकर के निकल करके आई है और इन सब के बीच में अगली कंपनी लेकर के आते हैं। और इस बीच मैम जरा अगली खबर हम दिखाएं उससे पहले एक और दर्शक ने फिर से चेन्नई पेट्रो पे ही धनराशि भेजी है और उनका अंबाला मैम से पूछ लीजिए क्या करना चाहिए चेन्नई पेट्रो पे 1086 पे। तो मैम एक बार फिर से अगर आप रिपीट कर सकें क्या व्यू रहेगा ये शायद सम्मान्य जो भी नाम हो थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ी समस्या हो रही है, लेकिन क्या व्यू रहेगा चेन्नई पेट्रो पे 1086 पे? चेन्नई पेट्रो वीक है, 1060-70 कुछ तो उसका टीजी था, हिट होने अपने मेरे कहने पर तो नहीं लिया, देखो मैंने वहां बाय नहीं दिया था, तो मेरे पहली बात तो ये मेरा तो वो टारगेट था। रही बात की अभी ये वीक है, अब आपको फिलहाल के लिए कहाँ आ सकता है मैं आपको वो बता सकती हूँ, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि आप वहां तक होल्ड करने में सक्षम हैं क्या। वो बेयर मिनिमम है बाय द वे कि 860 तो 850 से 860 तो ये आ ही रहा है। उसके बाद देखना है कि वहां पर रुकेगा भाई ये यहाँ पर या फिर इसमें थोड़ा फर्दर और 10-20 से 30 पॉइंट का और डिक्लाइन आता है। तो 850-860 की तो तैयारी है ही, और आप चाहें तो अभी थोड़ा अगर आपके बाइंग देखिए नजदीक की है 850 इज लाइक 25% लॉस टू योर अकॉर्डिंग टू योर बाइंग, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसका रिस्क लेना चाहिए, तो आप वहां से निकल जाइए। एंड अभी जब हम बातें कर रहे हैं रेणुका शुगर देखिए एक बार काम कर दिया उसने, रेणुका शुगर 26 का टारगेट हिट हो गया, आप अपने प्रॉफिट को वहां चाहे तो बुक कर सकते हैं। रेणुका शुगर पे जो है एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, इसको हटा दीजिए। अभी जस्ट अलर्ट आया है मुझे। हाँ तो रेणुका शुगर पे जरा नजर डाल लेते हैं एक बार फटाफट। अभी चल रहा है यहाँ 26-55 6% ऊपर, ये वाह बहुत शानदार। अच्छा ये फिर कोई और शुगर रेणुका शुगर ये थोड़ा सा वो वाला गूगल फाइनेंस का भाव दिखा दीजिए, क्योंकि इस पर भी 2 मिनट में पिछले 30 सेकंड 1 मिनट में आई है रैली, तो उसको जरा फटाफट दिखाइए। 26 रुपये 63 पैसे का हाई लगा है और अभी चल रहा है 26 रुपये 63 पैसे के आसपास ही 26-55 ये भाव देखने को। तो प्रॉफिट बुक करें या फिर कोई और मौका तलाशने की कोशिश करनी चाहिए? ये देखिए मैम बजाज हिंदुस्तान या फिर डालमिया भारत और कोई शुगर कंपनी पकड़ें क्या? डालमिया भारत भी एक बार देख लीजिए जरा। अंबाला मैम चल लगता है फ़ोन पे कहीं बात करनी है। मुदीत जी आप देखिए जरा डालमिया भारत को क्या कर सकते हैं अभी? देखिए डालमिया भारत में मैं व्यू दे रहा हूँ, उससे पहले मैं एक और चीनी कंपनी का ही जिक्र करना चाहता हूँ और यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। चीनी एथेनॉल से रिलेटेड कंपनी है, बात कर रहे हैं पराज इंडस्ट्रीज। पराज इंडस्ट्रीज 326 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, 345 के टारगेट के लिए लॉन्ग करने की सलाह है। 345 352 2 से 3 दिन की कॉल है, ये खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 316 का रहेगा। राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने के बाद बाइंग देखने को मिली है और आज के सेशन में अभी फ्रेश ब्रेकआउट दिखा रहा है, बिल्कुल यहीं पर खरीदारी कर लीजिए। 345 352 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 316 का। हाँ हम ढूंढ भी रहे थे कि मतलब आखिर में किसमें, बाकी सब में तेजी थी, अभी प्राज इंडस्ट्रीज में उस तरीके की रैली नहीं है। चलिए 345 352 स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 345 352 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर 316 का 316 का। अंबाला मैम की तरफ से भी यहाँ पर एक कॉल थी यहाँ पर प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर के, और अब 345 352 है। यस मैम कुछ कह रही है? एज इट इज होल्ड करिए, 350 का टारगेट है, वेरी लाइकली टू कम। तो होल्ड कर जाइए। दोनों लोगों की मोहर यहाँ पर लग गई है, दो एक्सपर्ट की, तो अभी यहाँ पर पॉजिटिव व्यू निकल के आ रहा है। 345 352 के टारगेट के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है और अक्रॉस द बोर्ड सब में जो है ना तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। आप कोई भी शुगर स्टॉक देख लीजिए, इस समय डालमिया भारत में हमने देखा कि एक शुगर स्टॉक्स में जो है अच्छी मजबूती यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर और भी जो बाकी रेणुका शुगर अब 7.5-27 रुपये पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। और डालमिया भारत शुगर जो है 5%, बजाज हिंदुस्तान 3.25%, प्राज इंडस्ट्रीज 326-27। चले ठीक है, तो सब में जो है मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैम देखिए जरा और कहीं पे मौका है क्या शुगर के अंदर? ये मतलब ये डालमिया भारत शुगर में कुछ है या फिर ये जो 16-17 रुपए का बजाज हिंदुस्तान ये भी इंट्राडे हाई पे खड़ा हो गया? ठीक है, केएम शुगर देख सकते हैं। केएम शुगर अभी 23 रुपए 2563 पर अभी चल रहा है। यहाँ पर एक बाइंग का व्यू केएम शुगर में लगता है, कंटिन्यू कर सकते हैं। छोटा स्टॉक है,
एक्सपोजर उतना भर भर के क्वांटिटी नहीं ले सकते, उतना मार्केट वॉल्यूम नहीं है इसमें। तो उस चीज को समझते हुए और आप इमीडिएट स्टॉप लॉस जो है वो 23 रुपए 80 पैसे का रखना पॉसिबल है। जो ऊपर के लिए टारगेट है वो आपको 26 रुपए 90 पैसे का पहला टारगेट केएम शुगर में आना चाहिए। देन आप इसको 28 रुपए 50 पैसे के लिए भी रख सकते हो केएम शुगर। एक बार रिपीट कर दीजिए, 23.80 का स्टॉप लॉस और टारगेट क्या बोला आपने? पहला टारगेट 26 रुपए 90 पैसे 26.90। सेकेंड टारगेट 28.50। 28.50, चलिए ठीक है। 2690, 2850 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। स्टॉप लॉस 2380, 23 रुपये 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ 2690, 2850 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। अभी 0.25% के आसपास की मजबूती केएम शुगर मिल्स में देखने को मिल रही है। 2570 का भाव, 2690, 2850 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। 2563 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है केएम शुगर मिल्स के अंदर। चलिए, तो ये जो है भाव यहाँ पर अभी निकल के आ रहे हैं 2650, 2850, ये हाँ 2690, 2850 कर दीजिए, 2690, 2690 कर दीजिए इसको, 2690 और स्टॉप लॉस लगा लीजिए 23 रुपये 80 पैसे 2380 का, और अभी 26 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ 2380 का स्टॉप लॉस। हाँ, ये अब आ गया। और जो प्राइस भी दिखा दीजिए, दोनों ही में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। केएम शुगर मिल्स अभी 3% के आसपास की तेजी, प्राइस भी आप देखिए 328 हो गया। तो हमने 326 के आसपास डिस्कस किया था, 2 रुपये यहाँ पर भी मोमेंटम है। 345, 352 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए, स्टॉप लॉस 316 का। तो दोनों शुगर के अंदर अब जो रफ्तार पकड़ी है इस पर आप लोग रखिए नज़र। तब तक अगली खबर हम लेकर के आ जाते हैं स्क्रीन पर, वो देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ खबरें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। तो अभी यहाँ पर एक अच्छी मोमेंटम वाली खबर जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। चलिए, लगता है कुछ तकनीक। अरविंदो फार्मा जरा बात कर लेते हैं। मैम, हम अरविंदो फार्मा देखिए जरा। अरविंदो फार्मा में क्या कभी आप कैसे देख रही हैं? आधे % के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्यूराटेक बायोलॉजिस्टिक के साथ इन्होंने एक बड़ी डील की हुई है। यूरोप की फार्मा कंपनी के साथ भी समझौता किया गया। हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ अभी अरविंदो फार्मा में बात हुई थी। क्या व्यू आपका? अरविंदो फार्मा, एक सेकंड, ठीक है, आई गॉट दिस। वैसे अच्छा ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जी जी। इसमें जो व्यू है इंडेक्स रेफरेंस से ठीक है, एक बार अटेम्प्ट तो अभी भी बनता है, लेट तो नहीं है। एक एक्सटेंडेड रैली को अटेम्प्ट किया जा सकता है। 1313 पर है अभी, पॉसिबली अपसाइड के लिए पहला स्विंग टारगेट 1370 होना चाहिए, दैट वन शुड चेस, और फिर 1450 के दो टारगेट के लिए इसको देखा जा सकता, इसको ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री बनाने के लिए स्टॉप लॉस 1250 का होगा। तो काइंड ऑफ 1:1 रिस्क रिवॉर्ड है फर्स्ट टारगेट पर, तो एक बार अटेम्प्ट बनता है, तो इसको एक बार देख कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए जरा फटाफट, और वो है इरिडा। हाँ, कुछ कह रही मैम? धामपुर शुगर देख सकते हैं, टारगेट हो गया उसका। धामपुर शुगर, हाँ जी। अच्छा, और ट्रेड की जो 3 स्टॉक्स डिस्कस किए थे, रेणुका, प्रज एंड धामपुर शुगर, उस सेम ही डे की बातचीत है। हाँ, तो उसी समय मेरे ख्याल से डेट है फरवरी का ट्रेड है वो, फरवरी लास्ट वीक का। 125 वगैरह की बाइंग थी, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना टारगेट है, बुक नहीं करना चाहिए। अच्छा, होल्ड करके जाओ और स्टॉप लॉस लगे तो स्टॉप लॉस आपके बाइंग पर रखो। 125 की बाइंग थी, 125 पर स्टॉप लॉस रखो, लेकिन होल्ड करो। इसमें जो फर्दर पॉसिबिलिटीज के जो टारगेट है वो कम से कम 145 और है, और दूसरा है 160। इतना तो आने की बहुत गुंजाइश है। इसके बाद आप चाहें जो डिसीजन लेना आपको देख सकते हैं आप। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है, चलिए ठीक है। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए, इरिडा। और इरिडा पे देखते हैं क्या कुछ खबरें। यहाँ पर डिविडेंड दिया है कंपनी ने 60 पैसे पर शेयर का। हाँ, कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड देने का ऐलान किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा 3-3.25% नीचे 115 के आसपास ट्रेड कर रहा है। करीब 60 पैसे पर शेयर के अंतरिम डिविडेंड को बोर्ड की जो है वो मंजूरी मिल गई है। अभी 115.37 पे ट्रेड करता हुआ। मैम की तरफ से तो राय आ चुकी है कि वो पॉजिटिव है। यहाँ पर मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पर मोदी जी की भी राय। मोदी सर, एक तो इस पे राय, और दूसरा पावर पे मैं चाहूँगा कि ज़रा बताइए अभी क्या व्यू है आपका, क्या कुछ परिवर्तन आया है आपके व्यू पॉइंट में, तो ताकि हम उसी हिसाब से निर्णय लिया जाए। बताइए पहले तो इरिडा के बारे में। देखिए, इरिडा में करेक्शन के बाद ये मेरे लिए जी
मोदी जी के लिए था। आपका आपका व्यू इरेडा पे मैम ले लिया, तो एक बार भी ले लेंगे आपका भी, लेकिन पहले जय मोदी जी। जी हाँ देखिए, बेस बिल्डिंग हो रहा है, लेकिन इसमें अभी जो ब्रेकआउट है 120 के ऊपर निकल कर आता है, क्योंकि डेली सुपर ट्रेंड 120 पर निकल कर आ रहा है। तो हम 120 के ऊपर बाय रिकमेंडेशन देंगे। उससे पहले यहाँ पर नया कुछ नहीं करना है। जिसके पास भी पोजीशन है 111 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके चल सकते हैं। रही बात पावर पर, तो बिल्कुल ये देखिए अभी नई पावर खरीदारी के पर, लिए आप मना कर रहे हैं ना इस पे? यस 120 के ऊपर नई खरीदारी बनेगी। ठीक है, हाँ आगे सर, आगे क्या बोल रहे थे आप? जी हाँ, रही बात पावर पर, व्यू बहुत पॉजिटिव है। टाटा पावर पसंदीदा काउंटर है, यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह है। 410 436 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 372 का। इसके बाद अदानी पावर, यहाँ पर भी खरीदी है, फिर एक बार बाय करने की सलाह दे रहे हैं 154 रुपए पर। 163 पहला टारगेट, 170 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस रहेगा 144 का। तीसरा काउंटर बहुत पसंदीदा काउंटर है सुजलॉन, यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह है। 41 CMP है, बिल्कुल यही खरीदिए। टारगेट 48 और 52 हमारे इंटैक्ट हैं, बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 38 का। स्टॉप लॉस 38 का रहेगा और 4852 का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है। अदानी पावर पे 163 का टारगेट दिया है आपने, और टाटा पावर पे 436 का टारगेट ये दिया ना सर आपने? 410 436 के टारगेट, 410 436। चलिए ठीक है, 410 436 के टारगेट निकल करके आते हुए, तो ये पावर में ये 3 शेयर दिए गए। अंबाला मैम, इनमें से कोई आपको पसंद है करंट लेवल पे? टाटा पावर, अदानी, सुजलॉन, क्योंकि ये सेगमेंट अलग से अपलोड होगा, तो जो है थंब जो है इस सेगमेंट पे पावर के इर्द गिर्द अगर हम सोचें, तो आपका पसंदीदा इनमें से कोई है, या अलग से क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, या इरेडा भी इसमें शामिल कर लें? जी इरेडा भी इसमें शामिल कर लीजिए। प्राइस वाइज वहीं पर सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो मुझे लगता है इरेडा इसमें इंक्लूड करने वाला सही होगा। और अभी चल रहा है 115 पर, इट्स अ बाय एंड होल्ड है। इरेडा भी खरीदे तो टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए ना इसमें के लिए। ठीक है, जो कम से कम टारगेट है वो 135 का है, और एक्सटेंडेड टारगेट आप 160-70 तक लेके जाओ, आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट की तरह ही लेना, ट्रेड के नजरिए से नहीं। 95 का स्टॉप लॉस है। बाय चांस अगर आपको दोबारा कभी 105 पर मिले, थोड़ा बहुत एडिशन जरूर कर लेना, अगर करना चाहो तो। ऐसे भी रख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 95 स्टॉप लॉस इज एज ऑफ नाउ। जैसे ही 125 निकल जाएगा, उस समय स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लेंगे हम लोग 110 पर। तो ये तैयारी पहले से प्लानिंग करके रख लीजिएगा। और ये इनमें बाकी इनमें टाटा पावर, अदानी और सुजलॉन में कुछ व्यू है आपका आपने करंट पे? एक पूछा तो इसलिए मैंने एक ही बताया था। इन तीनों में अगर किसी में मतलब पॉजिटिव व्यू कहाँ पर है करंट लेवल पे? जी करंट लेवल पर इरेडा, एंड दूसरा अगर आप इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो वो है टाटा पावर, सॉरी आई बेग योर पार्डन, वो है अडानी पावर। अच्छा, करंट लेवल पे क्या टारगेट? और सुजलॉन अवॉइड करेंगे अभी आप? सुजलॉन 42 के ऊपर मैं बुलिश हूँ, तो 42 के ऊपर, ठीक है। यस, तो कल वगैरह आ ही जाएगा, लेकिन अब है मतलब बनाया है वैसा। नहीं ठीक है, नियम आपके हैं। Yes. अब जैसे मोदी जी ने बना लिया 120 के ऊपर इरेडा अच्छा लगेगा, आप कह रहे हैं अभी पे खरीदो, वो कह रहे हैं सुजलॉन अभी खरीदो, आप कह रहे हैं कि नहीं 42 के ऊपर, तो ताकि लोगों को क्लैरिटी रहे, वो जिसको भी फॉलो करें तो मतलब स्पष्टता के साथ फॉलो करें। जी तो अडानी पावर में 170 और 210 के टारगेट है जो आप चेस कर सकते हैं। और एक बार मौका अगर आया तो कंडीशनल, एक बार स्टॉप लॉस पहले सुन ले, 115 का स्टॉप लॉस है, और 125 पर अगर किसी दिन आएगा तो उस समय थोड़ा बहुत एडिशन करके अपना प्राइस थोड़ा बेटर कर लेना, बस इतनी करने की कोशिश करो, वो भी कंडीशनल आया तो। अदरवाइज 170 अगर पहले आ जाता है टारगेट के तौर पर, उस समय स्टॉप लॉस शिफ्ट करके चुपचाप से 142 पर बैठ जाइए एंड वेट फॉर 210। हाँ चलिए, इस बीच जो है अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा जल्दी भागना है। तो इस बीच और भी कुछ फैसले हो सकते हैं, इस तरीके के अपडेट्स आ रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से 7 एम्पावर्ड ग्रुप का गठन किया गया है। आज चीफ मिनिस्टर के साथ भी सारे देश भर की मुलाकात मतलब बातचीत ऑनलाइन होनी थी, और हर एम्पावर्ड ग्रुप को 7 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए हैं। एक बड़ा फैसला ज़रूरी है टैक्स के फ्रंट पे, नॉन टैक्स के फ्रंट पे, तो ये एक तरीके से इसके लिए जो क्राइसिस बड़ी दिखाई दे रही है, उसके लिए गवर्नमेंट के लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, अलग अलग तरीके से अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और आप लोगों से भी एक ही रिक्वेस्ट है, पैनिक नहीं करना है कहीं पर भी, चाहे मार्केट हो या नॉन मार्केट हो। जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है, तो पेट्रोल पंप पे या अननेसेसरी होर्डिंग, क्योंकि उससे बहुत ज़रूरतमंदों को कई बार हो सकता है कि ना मिले। कई बार हम इतनी ज़्यादा मतलब कि अब मेरी जानकारी में भी सुनने में आया कि वो किसी और के भी सिलेंडर भरवा लो, उनके भी सिलेंडर, अगर आवश्यकता नहीं है तो अभी क्राइसिस में थोड़ा सा
पेशेंस के साथ आप लोग रखिए और बाकी देख उम्मीद करते हैं जल्दी ये स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे। बाजार लगातार नीचे फिसल रहा है तो लगातार आप सभी लोगों से वीकेंड अच्छा जाए और कोई नया स्टेटमेंट ना आए, बाकी मंडे मुलाकात होगी। अंबाला मैम, क्या डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? यस, हमने आज बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया है और जिन भी स्टॉक्स पर मैंने अपना राय रखी है और उस पर कोई भी रिकमेंडेशन दिए, उनमें से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। यस, कई सारे लोग देखते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो हो सकता है उनके पास में कोई ट्रेड या पोजीशन हो। हमारे मेंबर्स के पास भी हो सकता है कि कोई ट्रेड या पोजीशन हो। फ्रॉम माय साइड देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। डी मार्ट मिस मत करना, अच्छी वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अभी चलना शुरू हो चुका है, मोस्ट लाइकली 2-4 दिन में अच्छा गेन आपको देगा। बाकी केएम शुगर भी लग रहा है विपुल जी कि इंट्राडे में ही जो 26-90 का टारगेट है हो जाए। अगर हो जाए तो 50% प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि उस समय शो नहीं है कोई जो आपको अपडेट दे पाए हम लोग, तो ये एडवांस में अपडेट अपने पास रखिएगा। बाकी जिस भी स्टॉक में जो भी स्टॉप लॉस दिया है, रिक्वेस्ट है स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को इक्वल महत्ता दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अरे बिल्कुल मैम, और इस बीच जो है 850 तो आने वाला है मैम, अब फिर 700 पे ही निगाहें रहेंगे। 850 तो आ ही गया, आने वाला क्या है? 852, 70, 750 अगर आज नहीं आया तो मैं डर रही हूँ कि गैप डाउन हो जाएगा मंडे। बड़ी मैं समस्या। वो बोल रही हूँ, आज ही हो जाए तो मतलब ठीक है। अभी सी इट्स ऑल अबाउट, अब जो भी है, मैंने बोला था जितना प्यार आपको मार्केट से शायद उतना मुझे भी है, बट आई हैव टू से दिस, क्योंकि अगर मार्केट 850 के आसपास ही कहीं क्लोज हो जाती है बिना 22,700 को हिट किए बिना, तो मंडे गैप डाउन है, इतना मान के चल सकते हैं। चलिए, इस बीच जरा 2:30 बजे जो सेगमेंट अपलोड हुए हैं उसको जरा फटाफट जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, अपडेट दे दें। और अभी मोदी जी से भी डिस्क्लोजर लेना है, तो आप लोग बने रहिए। बढ़ती गिरावट में क्या डिफेंस स्टॉक्स को बेच देना चाहिए, सुबह बातचीत हुई थी। 2:30 बजे जो है हमारा ये सेगमेंट जो है अपलोड हो चुका है। इसके अलावा बहुत सारे शेयरों पर इसमें बातचीत हुई, पावर पे खासतौर से डिटेल में बातचीत हुई है, वो जा करके अवश्य आप लोग देखिए। और इसके अलावा अगली जो है 11:30 बजे जो हमारा सेगमेंट अपलोड हुआ था, बाजार की गिरावट में ये शेयर देंगे सहारा, तो बहुत सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के इसमें बातचीत हुई है, वो भी सेगमेंट जाइए। वीकेंड भी है तो आराम से देखिए सुनिए। आपके पोर्टफोलियो के शेयर जो है एक्मे सोलर, एचईजी, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, ग्रेफाइट, सेजिलिटी, टीसीएस, बीसीसीएल, अदानी पावर, ओला इलेक्ट्रिक, एटीजीएल, गेल, सुजलॉन, चेन्नई पेट्रो जैसे शेयरों में हुई है डिटेल में बातचीत। इसके अलावा शाम को 4 बजे हमारा आएगा विशेष सेगमेंट, डरा रहा है बाजार, क्या रोक दें अपनी एसआईपी। ये जो है आपकी जो एसआईपी जा रही है उस पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या इक्विटी फंड पे रोक करके फोकस क्या सिल्वर और गोल्ड की तरफ करना चाहिए, डेट फंड की तरफ करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो पे डिटेल में बातचीत बाजार की गिरावट पर दिव्या और अभिषेक लेकर के आएंगे। तो जुड़िए शाम को 4 बजे, और विकास पुरी जी देंगे प्रश्नों के आपके उत्तर। तो जुड़िए शाम को 4 बजे हमारी खास पेशकश में। अभी के लिए मोदी जी आपकी तरफ से डिस्क्लोजर। बिल्कुल, देखिए जिन भी स्टॉक्स पर हमने बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। सिमिलर लाइन पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। जहां भी हमने बाय और होल्ड वर्ड का यूज किया है, तो आप कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए। इस बीच हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई, मोदी जी को नज़र लग गई है। चलिए खैर कोई बात नहीं, उतर जाएगी नज़र, क्या उतार दी जाएगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लगातार जो सेगमेंट्स अपलोड हो रहे हैं देखिए, टिप्पणी कीजिए, बताइए हमें, क्योंकि इस क्राइसिस में हम ही लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। Mutual fund investments are subject to